हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा है कि मैं आज फिर से एक वीडियो सेशन लेकर के आया हूं और इस वीडियो सेशन में हम लोग BHDC 134 को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है हिंदी गद्य साहित्य। गद्य साहित्य। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इससे पहले भी इसी सब्जेक्ट का एक वीडियो सेशन इग्नू टिप्स असाइनमेंट चैनल पे आउट हो चुका है। तो जिन भी छात्रों ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके वो वीडियो सेशन देख ले, फिर आकर के इस वीडियो सेशन को देखें। फिर उन्हें एक बहुत ही आंतरिक शांति का एहसास होगा और जो दर्शक हैं उनको जो है ना काफी अच्छा लगेगा। मैं ऐसी आशा करता हूं। खैर, आगे तो मैं भी बहुत सी चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इग्नू टिप्स असाइनमेंट, शॉर्ट असाइनमेंट, उसके बाद शॉर्ट गैस पेपर, गाइड बुक्स, नोटबुक्स, प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस, डिजर्टेशन, इन सभी चीजों में डील करती है। अगर आप में से किसी भी छात्र को इन सभी इग्नू मटेरियल्स में से किसी की भी आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इग्नू टिप्स असाइनमेंट को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पे। यहाँ से जो है ना आप अपने रिक्वायर्ड जो असाइनमेंट है या फिर जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप www.ignutipsassignment.com पे विजिट करके भी अपने रिक्वायर्ड असाइनमेंट और जो मटेरियल है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब एक बात और वो मुद्दा ये है कि आप सभी जो है ना मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, मोहनीश आर्यन। एक नीचे छोटा सा डैश है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप अपने रिक्वेस्ट जो है मेरे पास रेज कर सकते हैं इंस्टा के माध्यम से। मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर काम करूंगा और मैं भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड वीडियोस भी ला दिया करूंगा। और साथ ही अगर आपको कोई समस्या है ना, कोई भी इग्नू से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो करके उस क्वेरी के बारे में जान सकते हैं, उस क्वेरी का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। खैर, ये सब तो हो गया। अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, जो पिछला वीडियो सेशन आया था उसमें हम लोगों ने ब्लॉक 1 खंड 1 को पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया था। और अभी जो ये वीडियो सेशन है इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है खंड 2 और खंड 3, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। और इसी के साथ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर इग्नू की ओर से पूछा गया था उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, मुद्दा ये है ना कि जो ब्लॉक 2 है, जो खंड 2 है, इसके अंतर्गत हम लोग इकाई 3 और इकाई 4 का अध्ययन पिछले वीडियो सेशन में कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को त्यागपत्र उपन्यास के बारे में बताया था, उसका कथासार बताया था, और साथ में मैंने आप लोगों को जैनेन्द्र कुमार के जीवन से भी कुछ बातें जो है, जीवन से संबंधित जो कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने रखी थी। तो इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों। अब देखिए, पिछले दिन मैंने जो समरी है, जो भी मुख्य बातें है, वो सब तो बता ही दी थी, लेकिन आज जो आगे बढ़ने से पूर्व जो अभी हम लोगों का डिस्कशन है, उससे पहले मैं आप लोगों को इकाई 3 और इकाई 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता देता हूं। इसके लिए मुझे एक ब्लैक स्क्रीन लेनी पड़ेगी। मैंने ब्लैक स्क्रीन ले लिया। देखिए दोस्तों, जो जैनेन्द्र कुमार का जो त्यागपत्र है ना, इससे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला कि त्यागपत्र का कथासार लिखिए। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अथवा त्यागपत्र की कथा वस्तु प्रस्तुत करिए। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सेकंड, मैं इसको, मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट है, मैं थोड़ा उसको ऊपर कर लेता हूँ, लिखने में दिक्कत हो रही है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्यागपत्र की विशेषता अथवा उद्देश्य बताइए। तीसरा प्रश्न, त्यागपत्र के लेखक के जीवन को बताइए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अथवा
जैनेन्द्र कुमार, ये क्या हो गया भाई, ये चल क्यों, अच्छा सॉरी, जैनेन्द्र कुमार के जीवन को दर्शाइए या रेखांकित कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो त्यागपत्र में जो 2 मुख्य किरदार हैं, 2 मुख्य पात्र हैं, एक तो हो गया सर एम दयाल जो कि प्रमोद के नाम से इस कहानी में दिखाए गए हैं, या फिर दूसरा कि मृणाल, मृणाल अथवा प्रमोद पात्र का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करिए। ये सभी प्रश्न आपसे में भी पूछे जा सकते, तो इससे ज्यादा कुछ आ भी नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अब चलते हैं आगे और आगे डिस्कस कर लेते हैं नमक का दारोगा है, शायद नमक के दारोगे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ये इकाई 5 में है। चलिए खोलते हैं नमक का दारोगा, किधर है भाई नमक का दारोगा। थोड़ा समय लग रहा है, मैं आ रहा हूं स्क्रीन पर अभी, जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए। कहाँ चला गया भाई, अब आ जाएगा शायद। मृणाल का ही है अब तक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हाँ अब आ जाएगा शायद इसके बाद। सारांश हो गया, ठीक है, नमक का दारोगा यहाँ पर आ गया है। तो इसके बारे में तो हम अभी जानेंगे ही, इसका जो कथासार है वो तो समझेंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नमक का दारोगा है ना, इसको लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा। और इसके बारे में अभी तो हम विस्तार से जानेंगे ही, इसकी जो जीवनी है, इसका जो जीवन चरित्र है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी भ्रांति या मिथ्या तथ्य आप लोगों को बता देता हूँ। अक्सर आप लोग या मेरे जैसे भी मतलब मैं भी कभी गलत प्रयोग किया करता था। अक्सर लोग प्रेमचंद जी के साथ मुंशी लगा देते हैं। दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद कहने से प्रेमचंद जी का जो संबोधन है वो नहीं हो सकता। दरअसल ये एक मिथ्या है, मुंशी और प्रेमचंद जी अलग अलग हैं, लेकिन लोग इसे एक मान लेते हैं। दरअसल ऐसा है कि प्रेमचंद जी उम्र में छोटे थे, और मुंशी ये एक्चुअली जो ये मुंशी है ये मुंशी नहीं है, दरअसल ये पूर्ण नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, और ये उम्र में बड़े थे। उस समय की बात कर रहा हूँ जब प्रेमचंद का मतलब प्रेमचंद जी का काल चल रहा था, जब ये उपन्यास लिख रहे थे और पत्रों के संपादन में व्यस्त थे। तो उस समय कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी और प्रेमचंद जी दोनों ने मिलकर एक पत्रिका का संपादन किया था, हंस। पत्रिका का नाम था हंस, और चूंकि दोनों मिलकर इसका संपादन कर रहे थे तो दोनों का नाम आना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि दोनों ज्वाइंट वेंचर में थे, दोनों मिलकर के पत्रिका का संपादन कर रहे थे। तो चूंकि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बहुत लंबा नाम था, तो यह फैसला किया गया कि जो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है उसमें से मुंशी को निकाला जाएगा और मुंशी को प्रेमचंद से पहले जोड़ा जाएगा, क्योंकि मुंशी जी उम्र में और अनुभव में प्रेमचंद जी से बड़े थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से मतलब संयुक्त संपादक के तौर पर मुंशी प्रेमचंद जी को वहां दर्शाया गया था। लेकिन बाद में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाए उपन्यास कला के क्षेत्र में, लेकिन प्रेमचंद जी प्रसिद्ध तो हो गए, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ साथ ये नाम भी हमेशा के लिए जुड़ा रह गया, मुंशी प्रेमचंद। ऐसा नहीं है, ये गलत है, मुंशी और प्रेमचंद अलग है। खैर ये तो अब समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो नमक का दारोगा है इसके बारे में मैं कुछ तथ्य आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, प्रेमचंद जी के बारे में। तो जो ये प्रेमचंद जी थे ना, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के लमही ग्राम में जन्मे थे, और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था अजायब लाल, मुंशी अजायब लाल। और ये मुंशी मतलब ये काम कर रहे थे मुंशी के पद पर, इसीलिए शायद इनका नाम मुंशी पड़ा है। और मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पर ये मुंशी वही कन्हैयालाल मणिकलाल वाला मुंशी है या फिर ये काम करते थे मुंशी पद पर, आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट। फिर खैर आगे बढ़ते हैं। माता का नाम आनंदी देवी था, और जो
हाँ सही बात, यहाँ पर अब लिख दिया गया है कि जो इनके पिताजी थे वो डाक खाने में मुंशी थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था मुंशी अजायबलाल। देखिए इसी कारण से प्रेमचंद को भी मुंशी प्रेमचंद लिखने की परंपरा रही है। यहाँ पर ऐसा लिखा गया, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ। हो सकता है और भी कई सारे फैक्ट हैं, जिसमें से एक फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, वो ऊपर में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी वाला, मे भी ये फैक्ट भी सही हो सकता है, लेकिन मैंने इसको अभी तक मतलब कहीं पर भी प्रमाण के तौर पर नहीं देखा। लेकिन जो ऊपर जो मैंने कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी वाली स्टोरी आपको सुनाई, उसको मैंने कई पुस्तकों में देखा, इसलिए मैंने वो आप लोगों को बता दिया। लेकिन यहाँ पर जो भी हो ये मुझे नहीं पता, यहाँ पर ये बातें लिखी गई है, तो इसको मैं फर्स्ट टाइम यही पढ़ रहा हूँ, और बाकी मैंने इसको पहले कभी पढ़ा नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो प्रेमचंद जी थे ना, इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये वास्तव में इनका नाम यही था और स्कूल में इनका यही नाम लिखाया गया था। और साहित्य लेखन में सबसे पहले इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन अंग्रेजों के नज़र में बहुत जल्द चढ़ गए थे, तो उसके वजह से जो है ना, ये एक तरह से दूसरे नाम से फिर ये लिखना स्टार्ट कर दिए थे। एक सेकेंड। और इन्होंने उर्दू में कहानी लिखना प्रारंभ की थी, और ये 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था, और इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। और इस माता से अक्सर प्रेमचंद की अनबन बनी रहती थी, और जल्द ही प्रेमचंद के पिताजी का देहांत हो गया, और फिर यह जो है ना सारी आर्थिक सामाजिक जिम्मेदारी है वो प्रेमचंद पर ही आ गई थी। एक्चुअली मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव, और इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत जल्दी ही अंग्रेजों की नज़र में आ गए थे, तब इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना स्टार्ट कर दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है कि प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा मदरसे में हुई थी, और इनकी जो प्रारंभिक लेखन है वो उर्दू में है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फारसी और जो खड़ी बोली थी दोनों को मिश्रित करके हिंदी, हिंदवी या फिर उर्दू शब्द को गढ़ा गया था, उर्दू भाषा को गढ़ा गया था। और उस समय उर्दू को जो है ना काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्राप्त हो गया था, और उर्दू बहुत फल फूल रही थी। तो अक्सर लोग उर्दू को और हिंदी को एक मानते थे, लेकिन बाद में एक राजा हुए, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पिछले वीडियो सेशन में बताया था मैंने उसका, शायद राजा कन्हैया लाल थे, जो भी थे, तो उन्होंने हिंदी और उर्दू को अलग माना था। तो बाद की बात वो सब तो खैर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मुद्दा ये है कि इन्होंने पहले जो है ना उर्दू भाषा में लेखन आरंभ किया था, और जो उनकी पहली प्रारंभिक उपलब्ध रचना है वो है ऑलिवर क्रॉमवेल की जीवनी सन 1930 में। और यह जो निबंध है ना दया नारायण निगम के प्रसिद्ध पत्र जमाना में प्रकाशित हुई थी। और उनका जो पहला उपन्यास है प्रेमचंद जी का वो है हम खुरमा और हम सवाब, 1906 में ये प्रकाशित हुआ था। और उनकी पहली कहानी जो है ना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित हुई थी। और उनकी जो पहली कहानी संग्रह है सोजे वतन सन 1909 ईस्वी में छपी थी। आई होप आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो ये सब जो संग्रह थे ना प्रेमचंद जी के, तो ये सब में है ना देश प्रेम की भावना हमें देखने को मिल रही थी। और बाद में इस बात की भनक जो है ना अंग्रेजी सरकारों को हो गई थी, अंग्रेजी आला अफसरों को हो गई थी। और इस वजह से क्या हुआ कि जो तत्कालीन जिलाधीश थे उस समय के, उन्होंने प्रेमचंद को खूब डांटा फटकारा, और भविष्य में ऐसी कहानियां न लिखने की हिदायत देकर उसके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया। और सरकार को यह भनक भी लग गई थी कि धनपत राय श्रीवास्तव और नवाब राय एक ही व्यक्ति है। मतलब धनपत राय किस नाम से अपनी कविता लिखते थे या अपनी कहानी या उपन्यास लिखते थे, नवाब राय के नाम से। तो फिर इनको धमकाया डांटा गया था, तो फिर इसने क्या किया, प्रेमचंद नाम से लिखना स्टार्ट किया था बाद में। फिर सरकारी नौकरी पर रहते हुए इन्होंने देशभक्ति के साहित्य को लिखना आरंभ किया। और उसके बाद जो है ना बाद में इनके जो ये लेखन है काफ़ी प्रचलित हुए, और बहुत ही प्रसिद्धि इनके लेखन ने प्राप्त की। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और प्रेमचंद जो है ना, प्रेमचंद के नाम से पहली बार बड़े घर की बेटी 1910 में छपी थी। इसमें नवाब राय या फिर कह लीजिए धनपत राय ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया था, और प्रेमचंद के नाम से इन्होंने कई सारे लेखन किए थे। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, प्रेमचंद की सारी कहानियां, सारे उपन्यास कंप्लीट रहे, लेकिन एक जो है ना एक उपन्यास उनका अधूरा रह गया, और उसका नाम है मंगल सूत्र। जब ये इसको लिख रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। अब प्रेमचंद की जो विशेष जानकारी है इसके लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, और जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो है ना सारी बातें पता चल जाएंगी, खुद ही पता चल जाएंगी। खैर अब चलते हैं सीधे सीधे हम
कहानी पर, जो कहानी है नमक का दारोगा, हम उस पर चलते हैं। इसके लिए मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूं। नमक का दारोगा, नमक का दरोगा है या फिर नमक का दारोगा है, एक बार देख लेता हूं। आई थिंक ये नमक का दारोगा ही है, या दारोगा या दरोगा, जो भी हो। एक सेकेंड, नमक का दारोगा है, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, नमक का दारोगा की बात कर लेते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद जी के द्वारा। फर्स्ट टाइम ये 1914 में लिखी गई थी, 1914 में इसको प्रकाशित किया गया था। अब देखिए, ये जो कहानी है इसको लिखने के कुछ उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य, या फिर हम इसमें देखते हैं कि ये जो कहानी है एक तरह से हमें ये बताती है कि ईमानदारी जो है ना वो सबसे अच्छी नीति है अथवा सर्वोच्च नीति है। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सच की राह भले ही मुश्किल है, पर इस पर हमें सफलता जरूर मिलती है। और साथ ही ये कहानी ये भी बताती है कि कैसे एक अच्छे इंसान की परख की जा सकती है। और इस कहानी के अंदर हमें कुछ नैतिक मूल्य भी देखने को मिलते हैं। और हम इस कहानी में ये भी सीखते हैं कि धन के सामने कई झुक जाते हैं, लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो धन से ऊपर होते हैं और वो अपने असूल और अपने स्वाभिमान को देखते हुए धन के सामने कभी नहीं झुकते हैं। इतनी बात समझ गए? अब देखिए, इस कहानी के पात्र का परिचय मैं आप लोगों को करवा देता हूं। इस कहानी में सबसे प्रमुख पात्र अगर कोई है तो वो है मुंशी बंशीधर। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ये प्रमुख पात्र है। और दूसरा पात्र है बूढ़े मुंशी। क्या है, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया हुआ है, एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। ओ सिटी, ये क्या कर दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं है, एक सेकंड आ जाएगा, यहाँ आ गया। तो ये है बूढ़े मुंशी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अब लिख देता हूँ। तो ये दो मुख्य पात्र हैं। अब बताता हूं कि ये जो मुंशी बंशीधर है यही है नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। और यही आपके कहानी का प्रोटागोनिस्ट है, मुख्य किरदार है। और ये जो बूढ़ा मुंशी है ये दरअसल और कोई नहीं है, ये मुंशी बंशीधर के पिताजी हैं। अब समझ गए आप लोग। तीसरा जो अन्य पात्र है वह है दातागंज का एक व्यापारी। कहानी के अंदर दातागंज की चर्चा है, दातागंज के इर्द गिर्द ही ये कहानी घूम रही है। दातागंज का एक व्यापारी जिसका नाम है पंडित अलोपीदीन। क्या है? पंडित अलोपीदीन। तो अब आगे हम कहानी में देखते हैं। ऐसा है कि इस कहानी के अंदर कुछ बात कुछ इस तरह से है कि दरअसल ये जो कहानी है ये पुरानी कहानी है 1914 के आसपास की। और उस समय जब अंग्रेज भारत पर संपूर्ण रूप से शासन करना चाह रहे थे, तो होता कुछ इस तरह से है कि अंग्रेजों को ये जो नमक है ना वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस लगता है। अंग्रेज ये सोचते हैं कि चूंकि नमक तो सभी यूज करते हैं, नमक का जो इस्तेमाल है वो पूरे भारतवर्ष के लोग करते हैं, ऐसे में नमक पर अगर कर लगा दिया जाए तो फिर हमें काफी ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है। और अंग्रेज ऐसा करते भी हैं। क्या करते हैं? तो नमक पर वो कर लगा देते हैं। अब आगे होता यह है कि जब नमक पर कर लगा दिया जाता है तो नमक पर कर वसूलने के लिए एक नमक कर विभाग बनाया जाता है और उसमें दारोगे की नियुक्ति की जाती है। और अब ऐसा है कि जो बड़े बड़े लोग या जो बड़े बड़े या छोटे मोटे जो भी अफसर हुआ करते थे, अफसरान हुक्मरान हुआ करते थे उस समय अंग्रेज के समय में, वो सब ये चाहते कि नमक के इस विभाग में दारोगे के पद पर उसे नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये जो नमक है इसका इस्तेमाल सभी करते थे और इस पर कर लेना और घूस लेना काफी आसान बात थी। तो सब चाहते हैं कि भैया नमक पर कर जो लगता है और इस विभाग में जो दारोगा है इस दारोगा पद पर उसे किसी तरह से नौकरी मिल जाए। अब होता क्या है कि अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक है मुंशी बंशीधर। तो ये जो मुंशी बंशीधर है ये बहुत ही शांत स्वभाव और ईमानदार किस्म के व्यक्ति है, शांत स्वभाव के व्यक्ति है और ईमानदार किस्म के व्यक्ति है। और इसके पिताजी थोड़े से या फिर कह ले बहुत ज्यादा, थोड़े से भी कह सकते हैं या बहुत ज्यादा भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा लालची टाइप के व्यक्ति हैं। उस समय जो नमक के विभाग में जो दारोगे की नियुक्ति होती थी ना, उस पर नियुक्ति के लिए थोड़ी बहुत हिंदी की भाषा की जानकारी हो तो चल जाएगा,
उसके बाद मजनू, फरहाद या जुलेखा, इन सब की जानकारी हो तो कोई भी आदमी दरोगा पद में नौकरी पा सकता था। तो मुंशी बंशीधर फारसी भाषा का ज्ञान करके या उस समय की जो उर्दू थी उसका ज्ञान करके और मजनू, फरहाद, जुलेखा इत्यादि को सीख करके चल पड़े नौकरी की तलाश में। और सौभाग्य से जब वो नौकरी के लिए जा रहे थे तो उसके पिताजी कहते हैं कि भाई देखो, नौकरी ऐसी खोजना जो कि जिसमें थोड़ी बहुत घूस आती रहे, क्योंकि घर की माली हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि तनख्वाह से उतनी अच्छी जो जीवन है वो जीवन शैली नहीं जी जा सकती है। तो फिर मुंशी बंशीधर निकल पड़ते हैं नौकरी के खोज में और इनको नौकरी मिल जाती है नमक के दारोगा में, मतलब नमक विभाग में दारोगे के पद पर इनको नौकरी मिल जाती है। और घर पर जब ये बात पता चलती है कि मुंशी बंशीधर को नमक का दारोगा बना दिया गया है तो घर पर बूढ़े मुंशी और उसके परिवार वाले काफी खुश होते हैं कि अब उसका बेटा नमक का दारोगा बन गया, खूब घूस लेगा और फिर आगे जो है इस घर का नाम रोशन करेगा। लेकिन बेचारा मुंशीधर बड़ा ही शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है और ये न घूस लेता है, न देता है और न ही किसी तरह के गलत व्यापार को बढ़ावा देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और जो सरकारी विभाग के जो ऑफिसर होते हैं, जो अंग्रेज के विभाग के जो ऑफिसर होते हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो भी इस मुंशी बंशीधर के काम से काफी खुश होते हैं। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर एक घटना घटित होती है। अब वो घटना कुछ इस तरह से है कि एक व्यापारी होता है, या आप यूं कह ले कि एक दिन जो नमक का दारोगा विभाग का जो ऑफिस है उसके बगल से कई सारी गाड़ियां गुजरती हैं, 1 2 3 4 5 लाइन से गुजरती हैं। अब ये जो नमक का दारोगा है मुंशी बंशीधर, ये देखता है कि इतनी सारी गाड़ियां निकल कर कहाँ जा रही हैं, तो ये रोकता है गाड़ी वाले को, बोलता है भाई कहाँ जा रहे हो और इस गाड़ी में है क्या। तो जो नमक का जो सॉरी ये जो गाड़ी चला रहा होता है, गाड़ीवान है, वो बोलता है भाई देखो इसमें नमक है। तो वो बोलता है कि किसके हैं इतने नमक, ये ऐसा पंडित मुंशीधर जो मुंशी बंशीधर है वो बोलता है। तो फिर वो जो गाड़ीवान होता है वो जाता है पीछे और किसको बुला करके लाता है, दातागंज के बहुत बड़े व्यापारी पंडित अलोपी दीन को। दरअसल ये जो नमक की गाड़ी होती है सारी की सारी गाड़ी पंडित अलोपी दीन की होती है और ये इन गाड़ियों के पीछे पंडित अलोपी दीन खुद ही चल रहा होता है। और ये जो पंडित अलोपी दीन है ये दातागंज का बहुत बड़ा व्यापारी होता है और ये इसका जो उठना बैठना है ये अंग्रेजों के साथ भी लगा रहता है। तो होता क्या है कि पंडित अलोपी दीन को जब वो गाड़ीमान बुलाने को जाता है तो वो ये देखता है कि पंडित अलोपी दीन अर्ध सुसुप्त अवस्था में, मतलब आधा सोए से है। और उसके बाद जो है आपको ऐसा होता है कि पंडित अलोपी दीन को पता चलता है कि उसकी जो गाड़ी की जो ये जो लाइनें हैं उसको रोक दी गई हैं और उसको रोका गया है किसके द्वारा, तो मुंशी बंशीधर के द्वारा। तो वो सोचता है कि चलो भैया उतरा जाए और वो एकदम आपको हंसी मजाक तरीके से किसकी ओर बढ़ता है, तो मुंशी बंशीधर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो लक्ष्मी के बल पर कुछ भी खरीदा जा सकता है, लक्ष्मी मतलब समझ गए ना, धन के बल पर कुछ भी खरीदा जा सकता है। अब पंडित अलोपी दीन मुंशी बंशीधर के पास आते हैं और मुंशी बंशीधर को तरह तरह के लोभ देते हैं और लोभ देते देते 50,000 तक की घूस तक की जो रकम है वहां तक जो पंडित अलोपी दीन है जाते हैं। लेकिन बेचारा या कह ले कि सत्यनिष्ठ मुंशी बंशीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टे मुंशी बंशीधर ये हुक्म दे देता है अपने जूनियर बदलू सिंह को कि अपने सहयोगी बदलू सिंह को कि तुम जो है इस पंडित अलोपी दीन को पकड़ो और उठा करके जेल में डाल दो। अब ऐसा ही होता है, बदलू सिंह हथकड़ी उठाता है, पंडित अलोपी दीन के हाथ में लगाता है और सीधे इसको जेल में डाल दिया जाता है, कारावास में। लेकिन जैसे ही ये बात पूरे शहर में फैलती है तो सब लोग मतलब कि स्तब्ध रह जाते हैं कि इतने बड़े व्यापारी को कैसे जेल हो सकता है। और फिर उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि पहले से ही बड़े घुसखोर होते हैं वो भी पंडित अलोपी दीन की बुराई करते हैं। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद पंडित अलोपी दीन को कोर्ट में पेश किया जाता है। कहां पर? कोर्ट में पेश किया जाता है, न्यायालय में। अब चूंकि यहां पर गौर से देखा जाए तो पंडित अलोपी दीन दोषी रहता, लेकिन पंडित अलोपी दीन जेल में रहकर भी पैसे के बदौलत जज को खरीद लेता है, कोर्ट को खरीद लेता है और वकील को खरीद लेता है। फिर बाद में क्या होता है कि इतने सारे बिके हुए वकील जज के बदौलत पंडित अलोपी दीन इस केस को जीत जाता है और फिर जज ये फैसला सुनाती है कि मुंशी बंशीधर को जो इसने ये कृत्य किया है ये बहुत गलत काम किया है, किसी शरीफ व्यापारी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके बाद मुंशी बंशीधर को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करे। फिर अंग्रेज के जो ऑफिसर हैं मुंशी बंशीधर को निलंबित कर देते हैं। बेचारा मुंशी बंशीधर परेशान होता है, वो ये सोचता है कि किस बात की सजा मुझे दी गई है, क्योंकि वो तो निर्दोष होता है।
दोषी तो कोई और ही था, पंडित अलोपीदीन अपने रसूख के बदौलत ये सारे केस जीत जाता है, इसको निलंबित करवा देता है। फिर उसके बाद पंडित जो मुंशी वंशीधर है, मुंशी वंशीधर अपने घर आता है और फिर घर आने के बाद ये अकेले अकेले रहने लगता है और इसका ताना बाना सब, मतलब इसका जो ताना है, इसको सब कोई ताना मारते हैं, इसका सब मजाक उड़ाते हैं। और मुंशी वंशीधर बहुत परेशान रहता है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि भैया बाहर के लोग जो ताना मारे सो मारे, उससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इसके घर के लोग ही इसे ताना मार रहे हैं। तो बेचारा परेशान परेशान रहता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा आता है कि ये पंडित अलोपीदीन खुद पहुंच जाते हैं मुंशी वंशीधर के घर। और मुंशी वंशीधर के घर पहुंचते ही जो पंडित अलोपीदीन होते हैं वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं बूढ़े मुंशी से, मतलब मुंशी वंशीधर के पिताजी से। तो बूढ़े मुंशी कहते हैं कि सब कुछ तो मेरे बेटे का खा गए, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो पंडित अलोपीदीन कहता है कि देखिए जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, और मैं यहाँ पर एक तरह से आपके बेटे से माफी मांगने आया हूँ और मैं इसे नौकरी देना चाहता हूँ। तो उसके बाद बूढ़े मुंशी का गुस्सा शांत होता है और मुंशी वंशीधर से फिर वार्तालाप आगे बढ़ती है। मतलब अब पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर में घुस चुके होते हैं और वंशीधर कहता है कि भाई देखो या देखिए श्रीमान जी, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकूं, क्योंकि आपके पैसे बहुत ज़्यादा है, बहुत लेखा जोखा करना पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। तो पंडित अलोपीदीन कहता है कि देखो भाई, मैं तुम्हारी जांच पहले ही कर चुका हूं, मुझे बखूबी पता है कि मुझे किसको नौकरी पर रखना चाहिए, किसको नौकरी पर नहीं रखना चाहिए, और तुम मेरे नौकरी पर रहोगे, तुम ही रहोगे और कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हें 6,000 रुपये मासिक तनख्वाह दूंगा, साथ में रहने खाने घूमने की सारी चीजें दूंगा। और ऐसा है कि जो मेरा धन दौलत है इसकी रखवाली तुम्हें ही करनी है। अब देखिए पंडित अलोपीदीन ऐसा क्यों करता है। पंडित अलोपीदीन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यह पहले से ही बहुत रसूख वाला होता है, इसके पास बहुत पैसा होता है और इसको ऐसा लगता है कि और कोई भी, अगर कोई और आएगा जो इसके धन की रखवाली करेगा तो वो पक्का है क्या करेगा, वो एक तरह से आपको ऐसा मान के चलिए कि वो एक तरह से थोड़ा बहुत धन जो है वो निकालेगा, चुराएगा। तो इस वजह से ऐसा होता है कि पंडित अलोपीदीन अंत में ये सोचता है कि मुंशी वंशीधर को ही काम पे रख लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार किस्म का व्यक्ति है और ऐसा होता भी है। और ईमानदारी के जो चर्चे हैं मुंशी वंशीधर के वो तो काफ़ी पूरे दुनिया में फैले ही रहते हैं। और उसके बाद ईमानदारी के चर्चे क्या मतलब फैले रहते हैं, ऐसा रहता है कि बुराई तो सब करते ही हैं, लेकिन बाद में जब पंडित अलोपीदीन खुद उसको अपने घर पे रख लेता है तो इसके अच्छाई के चर्चे भी फैलते हैं और चर्चे फैलने के बाद ये अच्छा मतलब महसूस भी होता है इसको, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो यही है दोस्तों इस कहानी के अंदर, और इसमें कुछ है नहीं। खैर अब इसको समाप्त करते हैं। अब थोड़ा चलते हैं स्क्रीन पर। थोड़ी सी कहानी मतलब बीच में गड़बड़ाई होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो ऑफ हो चुका है, पॉज हो चुका है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक दो बार नहीं 5 बार से भी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि जब जो बैटरी कनेक्टिविटी है ना वो कम रहती है, मतलब बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज रहता है लैपटॉप का, तो अपने आप ही रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से मैं मतलब रिकॉर्डिंग चेक करने के चक्कर में एक दो लाइनें शायद मैं मिस कर गया हूँगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। खैर, तो अब आप लोग यहाँ पर प्रेमचंद द्वारा लिखित जो नमक का दारोगा है इसको आप लोग समझ गए। अब इससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न कुछ इस तरह से बन सकते हैं, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए, प्रश्न पहला ये बन सकता है कि जो पंडित अलोपीदीन है इसके जो व्यक्तित्व के दो पहलू हैं उसकी चर्चा कीजिए। आप ये देखते हैं कि एक तरफ तो पंडित अलोपीदीन रसूख वाला होता है और घमंडी टाइप का होता है, वो ये सोचता है कि लक्ष्मी की बदौलत सब खरीदा जा सकता है, फिर बाद में इसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है। तो पंडित अलोपीदीन के दो पहलू हो गए व्यक्तित्व के। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि जो कौन सा पात्र है वो आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो जो मुंशी वंशीधर है वो पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुंशी वंशीधर पात्र का परीक्षण कीजिए, मुंशी वंशीधर पात्र का परीक्षण कीजिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुंशीधर कैसा था, सत्यनिष्ठ था, ईमानदार था, कर्मठ था और साथ में घूस घूस से दूर रहता था, और उसके साथ क्या क्या घटना घटित हुई। या फिर दूसरा आपसे दातागंज के व्यापारी पंडित अलोपीदीन के भी कैरेक्टर को पूछा जा सकता है, मतलब पात्र का जो परिचय है वो ये सब पूछा जा सकता है। या फिर नमक का दारोगा का विश्लेषण पूछा जा सकता है, नमक के दारोगा का सार प्रस्तुत कीजिए, फिर उसके बाद नमक के दारोगा की कथा वस्तु प्रस्तुत कीजिए, नमक के दारोगा का परिवेश प्रस्तुत कीजिए। तो यही सब जो है ना मतलब आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसमें बताने लायक तो कुछ रहा नहीं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है।
ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, इसमें तो लंबी चौड़ी कहानी है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है। अब नमक का दरोगा कहानी का कथासार वो तो मैं बता ही चुका हूँ। संदर्भ सहित व्याख्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, कि कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया है और ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नमक का दारोगा की कथा वस्तु और विश्लेषण, तो वही है जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, कैसे कहानी की स्टार्टिंग हुई, कैसे कहानी विकास हुआ कहानी का, कैसे उसका अंत हुआ, यही बताना है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो और भी लंबे वीडियोस बना सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन ऐसा है कि मुझे उतना करना नहीं है। जैसे चरित्र चित्रण, अभी तुरंत मैंने आपको बताया ना, चरित्र चित्रण में किसके चरित्र का चित्रण हो सकता है, तो मुंशी बंसीधर का हो सकता है, बूढ़े मुंशी का हो सकता है, या फिर पंडित अलोपीदीन का हो सकता है। तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। संरचना शिल्प शैली पूछी जा सकती है, तो ये सब बताने लायक है नहीं, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। जैसे भाषा की बात करते हैं, तो अब भाषा की अगर बात करें, इसमें जो जिस भाषा शैली का प्रयोग हुआ, तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद ने उर्दू परंपरा को बनाए रखा है। उसके साथ साथ ये हिंदी में भी आए थे, तो उर्दू और हिंदी का मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही देशज शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तत्सम शब्द भी हम यहाँ पर देखते हैं कि तत्सम का भी इस्तेमाल हुआ है। साथ में अंग्रेजी शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे कोट, और उसके बाद उर्दू और रेख्ता शब्द, रेख्ता इत्यादि में इस्तेमाल किए गए हैं। मुहावरों का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आप लोग इतनी सारी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आकाशदीप। तो ये जो आकाशदीप है ना दोस्तों, ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो अभी हम लोग पहले जयशंकर प्रसाद के जीवन चरित्र को देखेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद आकाशदीप के समरी को समझेंगे, आकाशदीप के कथासार को समझेंगे। तो 2 मिनट की लगता है वीडियो कट गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है, और कितना कटा ये नहीं बता पाऊंगा। मैं बस इतना कह रहा था कि 2 मिनट का या फिर 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, इस बीच में मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पानी पी लिया है मैंने दोस्तों। अब चलते हैं आकाशदीप की ओर। उससे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये जो जयशंकर प्रसाद है ना दोस्तों, इसका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गोवर्धन सराय बनारस में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो क्षय रोग की वजह से 14 जनवरी 1937 ईस्वी को बनारस के अंदर हो गई थी। और जो इनके दादा थे ना, उनका जो व्यवसाय था वो सूरती का व्यवसाय था, और इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। आई होप आप लोग इसको समझ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था में, मतलब जब ये 14-15 वर्ष के रहे होंगे, तब इनके पिताजी चल बसे, माताजी चल बसी, और साथ ही इसके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, और तब से इनके ऊपर इनके परिवार का दायित्व आ गया था। और इसी का निर्वाह करते हुए इन्होंने अपने नियमित जीवन में समय दर समय साहित्य का सृजन करना जारी रखा, और इन्होंने कई सारे साहित्य लिखे। जैसे कि इन्होंने महाकाव्य कामायनी लिखी, और इसमें छायावाद की प्रतिनिधि हमें देखने को मिलती है। और नाटक के क्षेत्र में हमारे जो प्रसाद जी है, इनका काफी विशिष्ट योगदान रहा है। और इनके जो अपने नाटक है, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को इन्होंने दिखाने का काम किया है। जैसे कि इरावती, नहीं, ये जो इरावती उपन्यास है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये जो इरावती उपन्यास है ना, दरअसल इसको ये पूरा कर ही नहीं पाए थे। मतलब जब ये लिख रहे थे तभी बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि नमक के दारोगा के जो प्रेमचंद है, या जो प्रेमचंद थे, उन्होंने भी मंगलसूत्र को आधा अधूरा ही छोड़ दिया था, क्योंकि बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, जो प्रसाद जी थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्वींस कॉलेज में हुई थी, और ये बनारस में था। और इनकी जो स्कूली शिक्षा है मात्र 8वीं तक हुई थी, और बाद में उनका अध्ययन घर पर ही हुआ, और उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी का गंभीर अध्ययन किया था। और ये वेद, पुराण, इतिहास और साहित्य शास्त्र के गंभीर अध्येता थे। इनका काफी ज्ञान इन्हें था, और यह जो अध्ययन है, जो भी अध्ययन इन्होंने किया, उन सभी को इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर उकेरा है। और इनकी जो पहली कहानी थी ग्राम, 1912 ईस्वी में इंबू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और उस समय जो है ना, हिंदी उर्दू में सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद की कहानियां घूम रही थी। मतलब हिंदी और उर्दू में सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद ही बने हुए थे। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और आगे लिए चलता हूँ पेज को, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या है मुद्दा। अब आगे बढ़ते हैं।
ऐसा है कि प्रसाद जी ने अपने आप को ये जो क्या कहते हैं प्रेमचंद से बचाए रखा, साथ ही उसके बाद जो है प्रेमचंद की शैलियों से अपने आप को बचाए रखा। और फिर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने अपने शैली पर कई सारे कहानियों को लिखा और इन्होंने कुल मिलाकर 72 कहानियां लिखी, जैसे कि इनमें आकाशदीप है, इंद्रजाल है, गुंडा है, छोटा जादूगर है, प्रतिध्वनि है, पुरस्कार है, स्वर्ग के खंडर में है, सिकंदर की शपथ आदि है। और प्रसाद की कहानियां है ना, उसमें प्रेम को एक तर्कातीत स्वभाव में दिखाया गया है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। और जो सामान्य लोग हैं और पाठक जो है, जैसे ही इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो प्रशंसा का भाव रखते हैं, लेकिन इनकी जो कहानियां कहती है उनका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। आकाशदीप में चंपा ऐसी ही नायिका है, और इस चंपा के माध्यम से इस चंपा रूपी पात्र के माध्यम से जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने प्रेम को बखूबी दिखाने का प्रयास किया, प्रेम को बखूबी पन्नों पर उकेरने का प्रयास किया है। तो इतनी बात समझ गए। अब सीधे सीधे चलते हैं आकाशदीप के वाचन पर। इतना तो बहुत कुछ हो गया, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। अब चलते हैं आकाशदीप का जो कथासार है, हम लोग वो देखते हैं। कथासार देखने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस कहानी के लिखने का अगर उद्देश्य हम लिखना चाहे, या अगर इस कहानी का उद्देश्य हम बताना चाहे, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी ने हमें प्रेम के बारे में सिखाया है। ये कहानी हमें सत्य के बारे में बताती है, कर्तव्य निष्ठता के बारे में बताती है, और साथ ही ईमानदारी के बारे में बताती है। और इस कहानी का जो वातावरण है, यह एक ऐतिहासिक वातावरण है। बहुत पुरानी कहानी लगेगी पढ़ने से, आपको ऐसा लगेगा कि किसी इतिहास की कहानी को पढ़ रहे हैं। और इसमें समुद्री व्यापार को दिखाया गया है, समुद्र की कहानी है ये, और कल्पनाओं से घिरी हुई कहानी है, पूर्ण रूपेण काल्पनिक है। मतलब इसमें थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि हाँ सच्चाई इसमें कुछ मौजूद है। खैर, इतनी बातें समझ गए। अब देखिए, इस कहानी की जो विषय वस्तु है या फिर इसकी जो विशेषता है, हम उसमें ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ना, ऐतिहासिक समुद्र जीवन और प्राकृतिक जीवन का वर्णन हमें देखने को मिलता है, या फिर प्रकृति का वर्णन भी हम इस कहानी के अंदर देखते हैं। इसमें जो है ना, आकाशदीप शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके माध्यम से कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है। और इस कहानी में मानसिक मन के अंदर जो अंतर्द्वंद्व चलता है उसको दिखाया गया है। और इसमें प्रेम और कर्तव्य के बीच में मनुष्य कैसे फंसता है, उसकी मनोदशा क्या होती है, इसका भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नायक का जो प्रेम होता है वो कैसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, यह भी हमें इस कहानी के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद नायक की कर्तव्य परायणता का चित्रण भी हमें यहाँ देखने को मिलता है कि नायक किस तरह से अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण होता है। ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आई होप आप लोग इसको इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें जो पात्र है, मूल रूप से 4 मुख्य पात्र है। एक सेकंड, ये रेड कर देता हूं मैं इसको। 4 मुख्य पात्र हैं इस कहानी के अंदर। कितने? 4 मुख्य पात्र। सबसे पहले पात्र की बात करें तो वो है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त, और ये मुख्य किरदार है, और इसी को ताम्रलिप्त का क्षत्रिय बोला गया है इस कहानी के अंदर। और वास्तव में ये ताम्रलिप्त के क्षत्रिय ही थे, लेकिन इसको जलदस्यु के रूप में अपना जीवन बिताने के लिए विवश किया गया था। और उसके बाद यही महानाविक भी है इस कहानी के अंदर। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो है चंपा का, और चंपा जो है ये दूसरी मुख्य किरदार है, और यह एक स्त्री है, यह एक महिला है, यह एक लड़की है, और ये जानवी नदी के तट पर रहती थी पहले। और क्या कहते हैं, ये चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। क्षत्रिय बालिका है। तीसरा जो किरदार है वो है आपको नायक का किरदार, जो कि नाव चलाता है या नाविक दल का नायक है। और जो चौथा किरदार है वो है आपको जया का किरदार, जो कि चंपा की दासी है, या कह ले सेविका है, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, जो एक किरदार और है जिसका नाम है आपको वणिक मणिभद्र, जो कि पोताध्यक्ष है, पोत का अध्यक्ष है। अब चलते हैं सीधे सीधे कहानी पर। तो ऐसा है दोस्तों कि ये जो कहानी है इसमें कुल मिला के 7 अंक हैं। पहला अंक जो है उसमें बुद्धगुप्त, मतलब ये वाला जो बुद्धगुप्त है, एक सेकंड, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, हाँ, बुद्धगुप्त और जो चंपा है ये दोनों बंदी रहते हैं, और फिर ये दोनों अपने आप को छुड़ाते हैं। ऐसा है कि बंदी और चंपा जो है एक नाव के अंदर
बंद होते हैं नाव के नीचे वाले भाग में, और ये दोनों आपस में रस्सी से बंधे होते हैं। लेकिन किसी तरह से ये लोग मतलब कि अपने आप को छुड़ा लेते हैं। और ये जो नाव है इस पर कुल मिला के 10 नाविक हैं, टोटल 10 नाविक हैं, और साथ ही इस पर एक जो है प्रहरी है जो कि पहरा देने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद ये दोनों जो है एक तरह से आपस में बातें करते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा बाहर की ओर निकलते हैं। मतलब इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, छोटा करना है कहानी को, इसलिए अंक 1 में यही होता है कि बुद्धगुप्त और चंपा की मुलाकात होती है, दोनों बंदी है, और फिर दोनों एक दूसरे को मतलब कि छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा अंक कुछ इस तरह से है कि अब ये दोनों बंदी से मुक्त हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि बंदी से मुक्त होने के बाद ये जो बुद्धगुप्त है इसका सामना होता है नायक से, और ये नायक नाव को चला रहा होता है, और बुद्धगुप्त कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। नायक कहता है कि कैसे मुझे मार लोगे। तो उसके बाद दोनों में वाक युद्ध होता है, और इसके बाद नायक हार जाता है, और नायक फिर अंतिम में हार मानने के बाद उसके बाद बुद्धगुप्त को अपना सारा कार्यभार सौंप देता है, और नायक चुपचाप शांत बैठ जाता है, और इस तरह से दूसरा अंक भी समाप्त हो जाता है। अब तीसरे अंक की स्टार्टिंग होती है। अब चंपा और बुद्धगुप्त के बीच आपसी कहानी है इसमें। इस अंक में होता क्या है कि चंपा अपने बारे में बुद्धगुप्त को बताती है, और जो बुद्धगुप्त है वो अपने बारे में चंपा को बताता है। चंपा कहती है कि देखो मैं चंपा नगरी की सॉरी मैं एक क्षत्रिय बालिका हूँ, और मेरे जो पिताजी थे ना वह भी इसी समुद्र के अंदर, और ये जो मणिभद्र है ये मणिभद्र है इसी के लिए काम किया करते थे। लेकिन जब बुद्धगुप्त जो तुम्हारे जलदस्यु थे, इन्होंने जब हमला किया था, तुम्हारे जो जलदस्यु थे जब इन लोगों ने हमला किया था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और फिर जब मेरे पिताजी मर रहे थे तो उन्होंने 6-7 जलदस्युओं को मारा, और फिर उसके बाद ये इस तरह से क्या कहते हैं कि इस दुनिया से विलीन हो गए। लेकिन उसके बाद से फिर चंपा कहती है उसके बाद से मैं इसी नाव पर रह रही हूँ, और मैं इसी समुद्र के अंदर अपना जीवन यापन कर रही हूँ, और समुद्र ही मेरा घर है, और ये जो मणिभद्र है ये मुझसे बुरे बर्ताव करता है, और ये इसका जो इंटेंशन है, इसका जो इरादा है मेरे लिए गलत है। ये मुझे हे दृष्टि से, गलत दृष्टि से देखता है, ये मेरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहता है। तो चंपा अपने बारे में ये सारी चीजें बताती है। अंक 3 के अंदर की बातें हैं। उसके बाद बुद्धगुप्त जो है वह भी चंपा को अपने बारे में बताता है। बुद्धगुप्त कहता है कि देखो चंपा, मैं जो हूं ना कोई जलदस्यु नहीं हूं, तुम मुझे हे दृष्टि से मत देखो, और ऐसा है कि मैं ताम्रलिप्त का जो है ना क्षत्रिय हूं, लेकिन मजबूरी बस मुझे इस जलदस्यु का जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो यही जो चंपा और बुद्धगुप्त के बीच में आपसी कहानी होती है, उसी के साथ ये अंक 3 समाप्त हो जाता है। अब अंक 4 है। अंक 4 में ये होता है कि इसमें 5 वर्ष बाद की स्टोरी दिखाई गई है, और इसमें आकाशदीप जलाने की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, अंक 4 से पहले अंक 3 में मैं एक छोटी सी बात कहना भूल गया। तो अंक 3 में अंत में होता यूं है कि जब चंपा और बुद्धगुप्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो बात करते करते चंपा से बुद्धगुप्त पूछता है कि तुम कहाँ चलना चाहोगी। तो उसके बाद चंपा कहती है कि देखो हम लोग यहीं पर से यहीं से थोड़ी दूर पे एक नवीन द्वीप है, वहां चलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बहुत आगे निकल चुके हैं, हम वापस नहीं जा सकते, तो चलो इसी नवीन द्वीप पर हम अपना जीवन मतलब हम अपने आप को स्थापित करते हैं, और वहां पर हम अपने काम करेंगे। तो चंपा और बुद्धगुप्त उस नई नवीन द्वीप पर पहुंचते हैं, और फिर बुद्धगुप्त कहता है कि देखो इस द्वीप का कोई नाम नहीं है, तो आज से इस द्वीप का नाम चंपा द्वीप हो गया, या चंपा नगरी हो गया। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए। अब अंक 4 की बात कर ले, तो अंक 4 में जो ना 5 वर्ष के बाद की कहानी दिखाई गई है, कि अब जो है चंपा और बुद्धगुप्त एक दूसरे से अलग है, मतलब अविवाहित है, लेकिन दोनों में जो है ना एक स्तर का प्रेम हो गया है। 5 वर्ष के बाद की कहानी है। और जो ये बुद्धगुप्त है, चूंकि अब इसने एक नाव पर कब्जा किया, ये जो नायक को पहले हराया, और उसके बाद नाव पर कब्जा करने के बाद ये कहाँ पहुंच गया, नवीन द्वीप पर पहुंच गया, फिर इसका नाम चंपा नगरी इत्यादि जो भी रखना था रख दिया। और उसके बाद ये जो बुद्धगुप्त है अब अक्सर जो है क्या करता है कि नौका विहार पर जाता है, और उसके बाद फिर से मतलब कि नावों को लूटता है, या जो भी करता होगा नावों को पकड़ता है, और फिर उसके बाद वो रिटर्न आता है। तो 5 वर्ष बाद यही जो है ना चंपा आकाशदीप जलाती है। क्यों आकाशदीप जलाती है? ताकि अगर समुद्र के अंदर ये बुद्धगुप्त कहीं खो गया तो आकाशदीप को देख करके उसे पता चल जाएगा कि उसे कहाँ जाना है। तो चंपा यहाँ पर क्या कहते हैं आकाशदीप इत्यादि दिखाती है। और उसके बाद चंपा इस अंक के अंतर्गत या इस अंक के अंदर
बुद्धगुप्त के प्रति एक है दृष्टि भी पेश करती है, क्योंकि चंपा कहती है कि देखो, बुद्धगुप्त को कहती है तुमने बाली, जावा, सुमात्रा इत्यादि तो जीत लिया, लेकिन तुम आज भी वही के वही रह गए जलदस्यु। तुम्हारा चरित्र आज भी कठोर का कठोर रह गया, तुम वही निचले तबके के रह गए। तो यहाँ पर यही सारी बातें होती है। आकाशदीप यहीं से जलना स्टार्ट होता है और इस वजह से आकाशदीप इसका नाम भी रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अंक 4 यहाँ समाप्त होता है। अंक 5 की अब बात करते हैं। अब चंपा का समुद्र सैर है अंक 5 के अंदर, और बुद्धगुप्त से प्रेम को दिखाया गया है। अब इतनी सारी बातें जब हो जाती है तो कुछ समय के बाद चंपा को इच्छा होती है कि वो समुद्र की सैर करे। चंपा अपने दासी जया से कहती है कि जया, एक नाव की व्यवस्था करो, हम लोग समुद्र सैर पर निकलेंगे। और जैसे ही चंपा और जया थोड़ी दूर तक समुद्र की सैर करती है, तो फिर उसको बुद्धगुप्त वहां मिलता है, और बुद्धगुप्त जो है अपने नाव में चंपा को बैठा लेता है। फिर उसके बाद बुद्धगुप्त जो है चंपा से अपने दिल की बातें कहता है, और उसके बाद यही सारी बातें होती है। प्रेम का संबंध जो है इसमें दिखाया गया है। लेकिन चंपा कहती है कि तुम नीच हो, मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे वजह से ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, और तुम ही ने मुझे इस तरह के जीवन को जीने के लिए विवश किया है। फिर चंपा कहती है कि देखो, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, कोई दो राय नहीं है। और बुद्धगुप्त भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस चंपा नगरी की स्थापना कर दी, मैंने तुम्हारे लिए दासियों को मंगा दिया, फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें है मैंने तुम्हारे लिए की। तो यही सब चीज़ें होती है बुद्धगुप्त और चंपा के बीच में। यहाँ पर प्रेम संबंधित बातें हैं, कामुकता संबंधित बातें इस अंक में है। इसी के साथ अंक 5 समाप्त हो जाता है। अंक 6 आता है। अब बुद्धगुप्त से चंपा के शादी का प्रस्ताव हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें बुद्धगुप्त जो है एक बड़े ही महोत्सव का क्या कहते हैं, बड़े ही महोत्सव का उद्घाटन करता है, महोत्सव रखता है, और उसके साथ बुद्धगुप्त जो है एक तरह से चंपा के लिए, चंपा के सामने अपने से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, और कहता है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं और वापस हम अपने देश भारत लौट जाते हैं, भारत के द्वीप पर लौट जाते हैं। तो चंपा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, तुमसे चाह करके भी मैं प्रेम नहीं कर सकती हूँ। तुमने मेरे पिताजी को मारा, तुमने ये द्वीप तो बसा दिया, अब इस द्वीप के लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मैं इनके अधिकारों का गला नहीं घोट सकती हूँ। तो बुद्धगुप्त कहता है कि भाई तुम ऐसा मत करो। तो चंपा उसको कहती है कि तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बेचारा बुद्धगुप्त कर्तव्य परायण इंसान होता है, और उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है। और इसी के साथ जो है ना अंक 6 समाप्त होता है। अब अंक 7 स्टार्ट होता है। अंक 7 अंतिम अंक है। इसमें बुद्धगुप्त जो है ना थक हार कर अपने प्रेम को हार करके वह जो है अपने देश की ओर प्रस्थान करता है। बुद्धगुप्त अपने देश में मतलब भारत की ओर प्रस्थान कर जाता है, और उसके बाद वो वापस लौट करके इस द्वीप पर नहीं आता है। लेकिन आज भी जो ये चूंकि चंपा अक्सर आकाशदीप जलाया करती थी, तो उस द्वीप के अंदर जो चंपा है उसकी समाधि बन चुकी है, चंपा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन चंपा की याद में उस आकाशदीप को आज भी जलाया जाता रहा है उस द्वीप के अंदर, उस टापू के अंदर। तो यही है दोस्तों स्टोरी, और इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि ये कहानी एक तरह से ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। इसमें सांस्कृतिक शैली का इस्तेमाल किया गया, दार्शनिक शैली है, तत्सम प्रधान शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए। इसमें ना दोस्तों बहुत सारे संस्कृत वाले क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल है। अगर आप लोग इसको पढ़िएगा ना, अगर गौर से इस कहानी को पढ़िएगा, तो आप लोगों का सर थोड़ा सा चकरा जाएगा। कई संस्कृत वर्ड शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए। इस कहानी में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया इस कहानी के अंदर प्रेम और कर्तव्य को दिखाया गया। जैसे कि प्रेम का ये जो था, क्या कहते हैं, बुद्धगुप्त जो था ये बहुत प्रेम करता था। किससे? तो चंपा से। लेकिन अपने कर्तव्य के वजह से ये चंपा को छोड़ करके भी चला जाता है, और इसी मनोदशा का चित्रण यहाँ दिखाया गया है। और नायक जो है ना चंपा से काफी प्रेम करता था, मतलब चाहता तो अपने सर को भी काट करके उसके सामने रख सकता था, इतना प्रेम करता था। तो नायक के प्रेम का जो चरमोत्कर्ष है ना, उसको इस कहानी के अंतर्गत दिखाया गया है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वही सामान्य प्रश्न बन सकता है आपसे, क्या कहते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जा सकती है। चांसेस हैं कि इससे संदर्भ सहित व्याख्या आ जाए। दूसरा, इस कहानी का कथासार पूछा जा सकता है। तीसरा, जो ये बुद्धगुप्त है अथवा ये जो चंपा है, इसका चरित्र चित्रण हमसे पूछा जा सकता है। चौथा, जो इसकी भाषा शैली है इसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। कथा वस्तु भी हमसे इसका पूछा जा सकता है कि इसकी कथा वस्तु क्या है।
तो यही सब चीज़ें हैं और यही सब चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है। तो खैर ये सब खत्म हुआ, इन सब चीज़ों को हम समाप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है हमें डिस्कस क्या करना है। तो आकाशदीप का वाचन ये तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, खैर हटाइए, आगे बढ़ते हैं। एक कहानी और है उषा प्रेमवदा की, इसमें शायद वापसी है। जल्दी से खत्म हो जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप की अंतर वस्तु विश्लेषण, तो ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। कथानक भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, अंतर वस्तु क्या होता है, ये सब चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो सेशन में। तो इसमें बताना क्या है, मोटी मोटी बातों को आप जान जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी खत्म भी नहीं हो रहा है भाई, क्या मजाक है। जैसे कहानी का परिवेश दिखाया गया है यहाँ पे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका भौगोलिक परिवेश दिखाया गया कहानी के अंदर। भौगोलिक परिवेश कैसा था, तो समुद्र वाला। प्राकृतिक परिवेश भी दिखाया गया है, मतलब इसमें आप प्रकृति से ज़्यादा नज़दीक देखते हैं चरित्रों को, पात्रों को। ऐतिहासिक परिवेश भी दिखाया गया, काफ़ी पुरानी स्टोरी लगती है, ये इतिहास की स्टोरी लगती है, ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। संरचना शिल्प है, किस संरचना में लिखी गई है, भाषा शैली क्या है, यही सब है, और कुछ तो इसमें है नहीं। हाँ, अब है वापसी, उषा प्रेमवदा का लिखा हुआ। हम लोग वापसी को पढ़ेंगे, वापसी को समझेंगे। उषा प्रेमवदा का लिखा हुआ है ये वाचन। वाचन मतलब हो गया बोलना, ठीक है। और अब पहले हम सबसे पहले जानते हैं उषा प्रेमवदा थी कौन और क्या थी, क्या करती थी ये। कहाँ गया भाई, वो यहाँ पर सीधे सीधे कहानी का वाचन दे दिया गया है, शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा गया है। तो उषा उषा प्रेमवदा जो है ना, इसका जन्म 1930 में हुआ था, और ये नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कथाकार थी, और यह प्रवासी भारतीय थी। अब आप मुझसे पूछेंगे प्रवासी भारतीय का मतलब क्या हुआ। दरअसल उषा प्रेमवदा का जन्म कानपुर में हुआ था, और अंग्रेजी में इसने एमए की उपाधि प्राप्त की थी, पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की थी, और दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अध्यापन भी किया था। लेकिन बाद में है ना ये अमेरिका चली गई थी, मतलब फुल ब्राइट छात्रवृत्ति मिलने पर उषा प्रेमवदा अमेरिका चली गई थी और वहीं जाकर के बस गई थी, इसीलिए इसे प्रवासी भारतीय कहा जाता है। और उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की जो पढ़ाई है वहाँ पर करी थी, और बाद में वही विस्कासिन विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य किया था, मतलब वो वहीं जाके रह गई थी, और इस वजह से इन्हें प्रवासी भारतीय कहा गया। अब सीधे चलते हैं, हम उषा प्रेमवदा की जो ये कहानी है इसका सार देख लेते हैं। ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ मैं, और इसमें मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये 1960 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, और इसका जो वातावरण है इस कहानी का, यह एक तरह से मध्यम वर्गीय परिवार का है। परिवार में रहस्य कार होगा, गलती हो गया मुझसे। खैर, तो अब इसमें जो मुख्य पात्र है उसमें एक मुख्य पात्र है दोस्तों गजाधर बाबू, और कुछ अन्य पात्र भी हैं जैसे गणेशी। दूसरा पात्र है आपको गजाधर बाबू की पत्नी। फिर उसके बाद इसके जो पुत्र हैं, एक अमर है, बड़ा बेटा है। उसके बाद आपको नरेंद्र है, छोटा बेटा है, ठीक है। और उसके बाद बहू है अमर की पत्नी, जो ये बहू यहीं पर लिख देता हूँ, जो कि अमर की पत्नी है। और साथ ही कांति है। ये कांति इस कहानी में उतनी चर्चा में नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक इसकी शादी हो गई थी। हाँ, इसकी शादी हो गई थी, तो कहानी में इसकी चर्चा है नहीं। बसंती है, एक छोटी बेटी है जिसकी शादी अभी हुई नहीं है, और ये बसंती और ये नरेंद्र अभी अविवाहित है, और घर का एक नौकर है। तो इसी के इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। सीधे चलते हैं स्टोरी पर। स्टोरी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि ये जो गजाधर बाबू है ये रेलवे में कार्यरत थे। क्या कर रहे थे, तो रेलवे में काम कर रहे थे, और ये इनकी जो समय अवधि थी वो खत्म हो गई थी, मतलब इनका रेलवे का जॉब खत्म हो गया था, मतलब ये सेवानिवृत्त हो रहे थे, और ये काफ़ी खुश थे कि भैया अब ये आज घर जा रहे हैं, अपने परिवार से मिलेंगे, परिवार वाले इसको देख करके खुश होंगे, और ये अपने परिवार के साथ एक अच्छा खासा समय अब
बिताएंगे, क्योंकि ये 35 वर्ष से इसी नौकरी में लगे हैं और अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर रह रहे हैं। और जो ये यहाँ रह रहे हैं, इसने एक नौकर रख रखा है गणेशी, और गणेशी इसके लिए सारे काम किया करता है। तो अब ये गजाधर बाबू नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद घर की ओर जा रहे हैं, और घर जाने में वो इतना खुश हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि 35 वर्ष जहाँ पर ये रहे हैं, आज वो इसको छोड़ करके जा रहे हैं। वो घर के लिए बहुत खुश हैं। और गणेशी जो है, जो कि इनका नौकर था, और ये नौकर रेलवे क्वार्टर में रहा होगा, और गणेशी जो है गजाधर बाबू का सामान पैक करा, जल्दी जल्दी सब कुछ पैक पुक करके दे दिया। अब गजाधर बाबू अपने घर की ओर निकल दिए। घर से निकलने के बाद गजाधर बाबू जब घर पहुंचते हैं, तो वो ये देखते हैं कि भाई उनको देख करके काफ़ी लोगों को उतनी खुशी नहीं हुई है। और उसके बाद गजाधर बाबू जब घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद डेरा डंडा अपना जमाते हैं और घर में रहने लगते हैं। और कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा अपने अंदर अकेलापन का एहसास करते हैं, क्योंकि जिस मूल्यों को ये पाना चाहते हैं उस घर के अंदर, वो उन्हें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में गजाधर बाबू संभवतः घर छोड़ के गए होंगे, तो पत्नियों को काफ़ी मतलब दुख हुआ होगा, पत्नी को दुख हुआ होगा, और वो सोच रही होगी क्यों जा रहे हैं। लेकिन अभी वही पत्नी अब उसके अंदर वो मतलब कि उतना ध्यान नहीं दे रही है उसके बारे में। तो गजाधर बाबू को थोड़ा दुख तो होता है। फिर उसके बाद गजाधर बाबू एक बैठक घर में, मतलब एक छोटा सा घर है, वहाँ पर क्या कहते हैं कि अपना शरण ले लेते हैं। मतलब चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार का सीन यहाँ दिखाया गया, तो गजाधर बाबू का घर बहुत बड़ा होता नहीं है, तो रहने की दिक्कत की वजह से गजाधर बाबू बैठक घर में अपना शरण ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब कुछ दिन तक तो ये रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसकी पत्नी बोलती है कि जो उसका बड़ा बेटा अमर है और जो बड़ी बहू है, वो घर छोड़ करके जाना चाह रही है। तो गजाधर बाबू उन्हें सख्त शब्दों में मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि देखिए, वो दोनों इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि आप जिस घर में अभी रह रहे हैं, जिस बैठक गृह में, वहाँ पर अमर का कोई मित्र जो है अक्सर आया करता था, चाय नाश्ता यहीं होता था, और अमर का जो ये मित्र है यहीं पर निवास करता था, यहीं पर रहा करता था। तो इससे अमर को दिक्कत हो गई है। तो फिर इस वजह से अमर और जो बड़ी बहू है वो जाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद होता ये है कि जो क्या कहते हैं, गजाधर बाबू है, उसको बुरा लगता है, और फिर वो किसी तरह सरकते खिसकते अपने पत्नी के छोटे से कमरे में चले जाते हैं। एक छोटा सा बेंच लगाते हैं और वहाँ पर मतलब रहने लग जाते हैं। कमरा इतना छोटा है कि बेंच लगाने की वजह से चलने में भी दिक्कत हो रही है। कमरे के अंदर अक्सर जो है उसकी छोटी बेटी बसंती की जो कपड़े होते हैं वो बिखरे पड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो गजाधर बाबू इस तरह से किसी तरह घुट घुट करके अब अपना जीवन जो है थोड़ा जीने लगते हैं। उन्हें अब एहसास होने लगता है कि जो मूल्य वो छोड़ कर गए थे घर के अंदर, अब वो मूल्य इस घर के अंदर नहीं रहा। और जो पत्नी है, जो कि उससे इतना प्रेम करती थी, अब वो पत्नी उससे नहीं बल्कि अपने घर गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई है कि अब वो उसको अपना समय नहीं दे पा रही है। अब उसकी जो पत्नी है वो बाल बच्चों में लग गई है। अब वो उसकी पत्नी गजाधर बाबू को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखती, और इसीलिए गजाधर बाबू कहते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत इतनी है कि एक महिला को पूरे जिंदगी भर अपने साथ रखा जाए और वो महिला उस पर ध्यान भी न दे। तो गजाधर बाबू ये सब चीज़ें कहते हैं। और उसके बाद होता यूँ है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से गजाधर बाबू आते हैं, उसके परिवार वाले आते हैं। तो गजाधर बाबू ये देखते हैं कि उसकी पत्नी भी व्यस्त है अपने काम में, सब व्यस्त हैं, और इस वजह से जो नौकर है वो अभी बहुत कुछ कर नहीं रहा है। तो गजाधर बाबू पहले से ही इसके संकेत दे दिए होते हैं कि भैया देखो, तनख्वाह अब हमारी रही नहीं, अब पेंशन मिलता है, और पेंशन से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो इस नौकर का अब ज़्यादा दिन टिक पाना संभव नहीं है। तो जब ऐसा होता है ना कि आगे गजाधर बाबू को ऐसा फील हो जाता है कि अब वो बहुत अकेले हो गए और ये नौकर बेकार का हो गया, पत्नी तो सारा काम कर ही लेती है, बहू है ये कर ही लेती है। तो फिर गजाधर बाबू क्या करते हैं कि अपनी तरफ से उस नौकर को निकाल देते हैं। अब शाम को जब उसका बड़ा बेटा आता है अमर, तो वो नौकर को चिल्लाता है, तो नौकर की आवाज़ नहीं आती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि बाबूजी ने नौकर को निकाल दिया। अब इससे जो है ना, इस हालांकि पत्नी तो कहती है, लेकिन उसका जो टोन होता है वो गजाधर बाबू को बुरा लग जाता है, और इस वजह से गजाधर बाबू अपने आप को बहुत ही अकेला अपने आप में महसूस करने लगते हैं। उसे लगता है कि ये ज़िंदगी अब नरकीय हो गई है, इसके अंदर अब कुछ जो रस है वो नहीं रहा, मतलब जो कुछ मज़ा है वो नहीं रहा। और उसके बाद गजाधर बाबू ये फैसला लेते हैं कि किसी तरह से अब इस घर से निकलना है।
और कुछ समय के बाद गजाधर बाबू अपनी पत्नी को ये फरमान सुनाते हैं कि वो अब इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि उसको किसी चीनी मिल में नौकरी मिल गई है और ज़्यादा दिन तक घर में बने रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर पैसे की किल्लत हो जाएगी और जो परिवार है वो चल नहीं पाएगा। और इसी वजह से गजाधर बाबू अपना फैसला सुनाने के बाद सारा सामान पैक पुक करते हैं, और जो उसका छोटा बेटा है गजाधर बाबू का, जिसका नाम आपको नरेंद्र है, वो गाड़ी वाड़ी सब मंगा के ला करके रखा हुआ रहता है। और गजाधर बाबू क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा पतला सा टीन का बक्सा उठाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अपना जो मंजिल है उसकी ओर चल देते हैं। और उसके बाद गजाधर बाबू उस घर को छोड़ करके चले जाते हैं। अब जैसे ही घर को छोड़ करके गजाधर बाबू जाते हैं, उसी समय घर से बहू की आवाज़ आती है। मतलब अब बहू अपने पति को कहता है, मतलब जो अमर की जो पत्नी है अपने अमर को कहती है कि आज मूवी दिखाने ले चलेंगे ना, आज सिनेमा हॉल ले चलेंगे ना। तो ऐसा होता है, और उसी के साथ उसकी पत्नी भी, मतलब गजाधर बाबू की पत्नी भी कहती है कि देख तो नरेंद्र, घर में जो छोटा बेंच लगा हुआ उसको भी निकाल दे, चलने में बहुत दिक्कत होती थी। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। मतलब ये कहानी, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इसकी एंडिंग बहुत ही दुखद हम कह सकते हैं। और इस कहानी से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इस कहानी में हम ये देखते हैं कि जो मानव का सुख स्वप्न है ना, वो कभी सच्चा नहीं होता। मानव ये सोचता है कि हम आगे भविष्य में सुख को प्राप्त करेंगे, वो सुख वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो सुख है ना, ये छद्म है, ये वास्तविक नहीं है। और मानव का स्वप्न भी कभी सच्चा नहीं होता। मानव कितना भी सपना देख ले, वो कभी पूरा नहीं होता। तो ये सभी चीजें जो है इस कहानी के अंदर हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये कहानी छोटी है और हम इसे अपूर्ण कहानी की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। इस कहानी के भाषा शैली की बात करें तो बहुत ही सरल और स्वाभाविक भाषा शैली का इस्तेमाल इस कहानी के अंदर किया गया है, और इसमें हमें मुहावरे का प्रयोग देखने को मिलता है। और इस कहानी के अंदर कई सारे अंग्रेजी वर्ड्स का भी यूज किया गया है, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। तो आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ क्या है विश्लेषण के लायक या नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं सभी चीजों को एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि समय की पाबंदी है और इसी में बहुत सारी बातों को बताना है। तो इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द निपटा ली जाए, और एकदम शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट से कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या कर दी जाए। वापसी का कथा, वस्तु और मूल्यांकन, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। मुझे लगता है ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे और इसके उत्तर भी आप लोग कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, हालांकि मैंने अपनी ओर से कोई भी गैस पेपर तैयार नहीं करवाया है इस सब्जेक्ट का, लेकिन दूसरे पब्लिकेशन का गैस पेपर मेरे पास अवेलेबल है। जिन भी छात्रों को वो गैस पेपर चाहिए वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, गैस पेपर के पीडीएफ को। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है, क्या कुछ है डिस्कशन के लायक। संरचना, शिल्प शैली, भाषा, संवाद, ये सब और बताने लायक नहीं है, ये आप लोग खुद ही लिख लेंगे। लगता है ये वाला खत्म हो गया, ये वाला बुक, हाँ खत्म हो गया। अब है ब्लॉक थर्ड दोस्तों, इसमें केवल और केवल हिंदी निबंध को दर्शाया गया है। 3 हिंदी निबंध है। एक है रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ लोभ और प्रीति, दूसरा है कुटज, और तीसरा है 7 फणों का मणिद्वीप। क्या है? 7 फणों का मणिद्वीप। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अब सीधे कंटेंट पर लिए चलता हूँ, और इसको मैं शॉर्ट में ही डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनका जो जन्म है ना 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु इनकी काशी में हुई 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है मिर्जापुर और बाद में प्रयाग में हुई थी। और मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से शुक्ला जी ने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने स्कूल की जो अंतिम परीक्षा है वो सन 1901 में उत्तीर्ण की थी। और शुक्ला जी ने कायस्थ पाठशाला प्रयाग से इंटर किया था, और आगे उनका संपूर्ण अध्ययन स्वाध्याय से ही हुआ, मतलब ये बाहर फिर किसी स्कूल कॉलेज इत्यादि में नहीं गए। आचार्य शुक्ल का जो बचपन है अवध क्षेत्र में गुजरा था, और आरंभिक शिक्षा के साथ उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन किया था। मिर्जापुर में उनका संपर्क भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकार चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और
जब इनकी मुलाकात इनसे हुई चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन से, तब इन्होंने भारतेंदु युग के साहित्य को जाना समझा और साथ ही उस काल में जो गतिविधियां हो रही थी उससे भी ये जुड़ गए। और जो ये रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादन में चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन का सहयोग किया था और इस कार्य से उन्हें भाषा और संपादन की समझ जो है विकसित हो गई थी और इस दौरान साहित्य लेखन प्रारंभ हो गया था। फिर कविता क्या है, निबंध का प्रारंभिक रूप सन 1909 की सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी थी और स्कूली शिक्षा समाप्त होने के कुछ महीनों बाद 1904 से 1908 तक ये लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के शिक्षक रहे और इसके बाद इस तरह जो स्कूल की जो शुक्ल जी की जो लेखन की दशा है वो तय करने में मिर्जापुर का जो जीवन है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और सन 1908 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर से काशी आए और यहाँ उन्होंने उन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा में निर्मित होने वाले हिंदी शब्द सागर की महत्वाकांक्षी परियोजना में सहायक संपादन का दायित्व सौंपा गया और उस समय इनकी उम्र केवल 24-25 वर्ष की थी और इनके बाद इनका जो सारा जीवन है वो काशी में ही बीता और इसके बाद यहाँ पर रह करके इन्होंने कई लेखन किए। ये सब बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है, इतना बताना मतलब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी बातें मैं कर लेता हूँ। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर कहाँ लिखा गया है, एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है। हाँ ये रहा। देखिए इन्होंने काम किया आलोचना पर, साहित्य सिद्धांत पर, संपादन पर, पाठ्य सामग्री के निर्माण पर, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने बखूबी लिखा, कविता कहानी का लेखन भी इन्होंने किया, संस्मरण और अन्य विधाएं भी इन्होंने की और इन सब क्षेत्रों में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। और कुछ कार्य जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर है चिंतामणि, चिंतामणि इन्होंने लिखा, निबंध साहित्य था ये। और उसके बाद चिंतामणि के बाद भी इन्होंने कई सारे काव्य लिखे, वो मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ चला गया, नाम याद नहीं आ रहा, अगर याद आ जाता तो फिर मैं और भी बातें बता देता आप लोगों को, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। खैर इसमें नहीं दिख रहा है कि इनके जो महत्वपूर्ण लेखन है वो कौन से रहे, नहीं है। आनंद कादम्बनी थी, उसके बाद आपको जैसी ग्रंथावली थी, उसके बाद चिंतामणि थी, ये सब उन्होंने लिखा। अब चलते हैं सीधे सीधे लोभ और प्रीति पर। देखिए ऐसा है कि लोभ और प्रीति का साहित्य सार एकदम छोटा सा है, इसमें लोभ और प्रीति को अलग अलग करके दिखाया गया। तो लोभ जो है ना, ऐसा मान के चलिए कि अगर किसी वस्तु के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाए तो वह लोभ है, लेकिन जो प्रीति है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपका आकर्षण बढ़ जाए तो वो प्रीति है। यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और यहाँ पर कुछ विशेष बताने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर देख लीजिए, लोभ के विविध रूप, जैसे प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, कोई वस्तु प्राप्त हो जाए या फिर किसी वस्तु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, और फिर किसी वस्तु से दूर ना होना लोभ को दर्शाता है। जैसे आपको मोबाइल आ गया तो आप सोचते हैं कि आपका मोबाइल आपसे दूर ना हो, या फिर नष्ट ना हो, मतलब आपका मोबाइल खराब ना हो, तो यह भी क्या है, लोभ का विविध रूप है। और उसके बाद आगे उन्होंने प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा के भी दो रूप बताए हैं, मतलब प्राप्ति के भी दो रूप हो सकते हैं। लोभ की अगर प्राप्ति होती है तो उसके दो रूप होते हैं, जैसे कि इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी की ना हो, मतलब जैसे मोबाइल की बात कर लेते हैं, आप मोबाइल से जितना आप कनेक्टेड रहते हैं शायद अभी के दौर में आप उतना किसी चीज और चीज से कनेक्टेड नहीं रहते। फिर उसके बाद इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं, मतलब ऐसा भी संपर्क होना चाहिए या ऐसा भी लोभ होना चाहिए जिससे सब कोई रख सकते हैं या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। जैसे इस लोभ को हम अच्छा लोभ भी कह सकते हैं, जैसे कि भारत देश है, इसके प्रति अगर कोई प्रेम दिखाता है तो भारत देश के प्रति लोभ दिखा रहा है, और ये अच्छा है क्योंकि इसे सब कोई या फिर बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। यही है लोभ का विविध रूप और यही चीज यहाँ बताने की कोशिश की गई है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लोभ जो है ना वो अत्यधिक भी हो सकता है, अगर आपका जो लोभ है वो सही है, मतलब एक सीमित है, सीमित सीमा तक है तो वो सही है, लेकिन जब अत्यधिक हो जाए
तो उसके दो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अगर लोभ से किसी चीज की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल चाह रहे हैं, आपको मोबाइल नहीं मिल रहा है, या आपको 50,000 का फोन चाहिए, 25,000 का मिल रहा है, तो इससे आपके अंदर असंतोष पैदा होगा। और जो चीज आपको मिली है, जो 25,000 का फोन आपको मिला है, उसके प्रति आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और इससे आपकी जो असंतोष की भावना और गहराएगी, और इसी के साथ अन्य वृत्तियों का दमन का स्टार्टिंग हो जाएगा। मतलब आप अन्य चीजों से भी मतलब अपना मुख मोड़ने लगेंगे, क्योंकि वो चीज आपको मिली नहीं है, तो आप अन्य चीजों को भी डिसलाइक करना स्टार्ट कर देंगे, उससे भी आप अपना मुंह मोड़ने लगेंगे। तो यही अत्यधिक लोभ का एक लक्षण, और यही रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध के अंदर बताई है। अब प्रीति की बात करते हैं, तो वही प्रीति, व्यक्ति के प्रति अगर प्रीति है तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉरी, व्यक्ति के प्रति अगर लगाव है तो हम उसे प्रीति कहेंगे। तो हालांकि लोभ और प्रीति एक ही चीज है, वस्तु के प्रति अगर आकर्षण है तो लोभ हो गया, और फिर व्यक्ति के प्रति आकर्षण है तो वो प्रीति हो गई। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा है भाई, देखिए, जो प्रेम है ना, वो अक्सर उसी में हमें प्रीति देखने को मिलती है। जैसे कि प्रेमी प्रेमिका के बीच का अगर प्रेम है तो वहां पर हम प्रीति देखते हैं। जैसे आपको भी किसी लड़की से अगर प्रेम हो जाए तो वहां प्रीति हमें देखने को मिलती है, और प्रीति से ही प्रेम का भाव पनपता है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रीति जो है ना, वो कभी कभी अस्थायी होता है और कभी कभी अस्थायी भी होता है। जैसे कि कोई ऐसा भी प्रेमी होता है जो कि हर परिस्थिति में अपने प्रेमिका का साथ देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रेमी होते हैं कि एक निश्चित समय आने के बाद प्रेमिका को छोड़ देते हैं, या फिर प्रेमिका खुद ही प्रेमी को छोड़ देती है। तो यही है प्रीति, और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। आपसे लोभ और प्रीति में अंतर पूछा भी जा सकता है, और आप लोग इसको लिख भी दीजिएगा। और कुछ है क्या बता, भाषा शैली है, तो भाषा शैली देखिए, निबंध की भाषा शैली है, और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें संस्कृत, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, सभी चीजों का प्रयोग किया गया है, और इसको आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है भैया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, ये अक्सर निबंध लिखा करते थे, और निबंधकार के रूप में ये काफी प्रसिद्ध हुए थे। और इन्होंने निबंध के अंतर्गत कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, कई सारे परीक्षण इन्होंने निबंध में किए थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर निबंध के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है, और मैं यहाँ पर निबंध को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। निबंध एक कथेतर गद्य रचना है, और इसका उद्भव जो है आधुनिक युग में पत्रकारिता के उदय के साथ होता है। जो पत्रकारिता स्टार्ट हुई है, उसी के बदौलत आधुनिक युग में इस निबंध की भी स्टार्टिंग हुई। निबंध का आकार छोटा होता है, और इसको एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। निबंध में भाव और विचार के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व की भी उपस्थिति रहती है। कविता के छंदों की तरह निबंध का स्वरूप निश्चित नहीं होता है, और वो अपना रूप बदलता रहता है। निबंध से संस्मरण, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज आदि अन्य कई तरह के गद्य या कथेतर विधाओं का जन्म हुआ है। आई होप आप लोग इन सभी पॉइंट्स को समझ गए। अगर इन पॉइंट को समझ जाएंगे तो उसके बाद आप जो है कई सारी चीजों को लिख सकते हैं, निबंध के बारे में भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते थे और इनका कैसा जीवन रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 के बीच रहे। 1907 में जन्म, 1979 में मरण। इनका जन्म भारत होना चाहिए यहाँ, आरत दुबे का छपरा जिला, ये नहीं पता। इनका जन्म भारत क्या लिखा हुआ भाई, ऐसा चलिए सीधा मानते हैं कि इनका जो जन्म है ना बलिया में हुआ था, जिला बलिया, और उत्तर प्रदेश के संस्कृतज्ञ परिवार में हुआ था। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है गांव में हुई थी, और इन्होंने काशी से ज्योतिष विद्या में आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। सन 1930 में द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक बनकर गए थे, और यह जो है ना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। और यहीं से वे रविन्द्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन जैसे प्रबुद्ध विचारकों के संपर्क में आए थे, और यहीं से इन्होंने हिंदी में लेखन की स्टार्टिंग की थी। चूंकि ये हिंदी के कभी छात्र रहे नहीं थी, इनका परिवार ही संस्कृत, इनका जो परिवार था वो संस्कृतज्ञ परिवार था, इनका जन्म ही संस्कृत वाले परिवार में हुआ था। और हिंदी का उनका ज्ञान कठिन स्वाध्याय से आया। मतलब इन्होंने जब ये रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षिति मोहन इत्यादि सबके संपर्क में आए तो इन्होंने हिंदी सीखने की जो कला है उसको विकसित की, हिंदी सीखा, और उसके बाद और फिर बाद में इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी। और ये 20 वर्षों तक शांति निकेतन में रहे थे,
और यहीं से इनकी आरंभिक कृतियां प्रकाशित हुई थी, जैसे कि आपको सुर साहित्य 1936 में, उसके बाद साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर 1942, अशोक के फूल 1948, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, और ये सब जो है ये सब शांति निकेतन से ही हुआ था। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में सॉरी ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इन्होंने इसे डी लिट की उपाधि प्रदान की थी, और तब से ये वापस कहाँ आ गए थे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर आ गए थे। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। द्विवेदी जी हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे, और बनारस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कर्म भूमि थी, और यहाँ पर अपने आप को प्रमाणित करने के लिए इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ना, जिसके बारे में अभी जस्ट ऊपर में मैंने बताया, वो पहले से ही ऐसे कई लेखन कर रहे थे जो कि लोगों को आकर्षित कर रहा था। तो उस क्षेत्र में अपना पहचान बनाना थोड़ा सा कठिन रहा था। किनके लिए? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। इतनी बात आई समझ में या नहीं आई? ऊपर कहाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे तो नीचे ही आना था ना। और उसके बाद फिर जब इन्होंने अपनी पहचान बनाई इस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तब इन्होंने निबंध लिखना स्टार्ट किया, उपन्यास लिखे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शोध और आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे काम किए, और इन्होंने जिस भी क्षेत्र में काम किया उस क्षेत्र में इन्हें काफी प्रतिष्ठा मिली। और इन्होंने 4 उपन्यास लिखे, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके अलावा चारूचंद्र लेख, पुनर्नरवा और अनामादास का पोथा। आई थिंक पुनर्नरवा मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे इसकी स्टोरी अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने इसे पढ़ा है। और हालांकि निबंध जो है प्रिय विधा नहीं थी उस समय की। उस समय आधुनिक भारत जब प्रस्फुटित हो रहा था, जब आधुनिक भारत का विकास हो रहा था, उसी समय पत्रकारिता के साथ निबंध नाम की विधा आई थी, और ये इतना ज़्यादा प्रचलित भी नहीं थी और प्रिय भी नहीं थी। फिर भी इस विधा पर सन 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था, और धीरे धीरे निबंध साहित्य में उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ लिया जाने लगा। मतलब जितना योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपको निबंध साहित्य में दिया था, उतना ही योगदान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी दिया था। यही सारी बातें हैं, और यहाँ पर इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आप लोग इसको जो है ना और भी विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं। कुटज शायद इन्हीं की लिखी हुई है। हाँ, कुटज शायद इसी हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। आगे मैं कंफर्म बताऊंगा, आगे कुटज ही है शायद। सही बात, कुटज ही है। और कुटज जो है ये लिखी गई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अब हम लोग कुटज को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कुटज जो है वो एक तरह का फूल होता है। कुटज जो है वो एक तरह का फूल होता है, यह एक सादे कलर का फूल होता है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कीजिएगा कुटज का पौधा, कुटज का पौधा, तो आप लोगों को है ना ये कुटज का पौधा मिल जाएगा। और यकीन मानिए जब आप लोग इस पौधे को देखेंगे तो आप लोग देख के ही बोलेंगे कि इस फूल को तो मैंने देखा ही था। अब आगे बढ़ते हैं। कुटज के अंदर क्या होता है ना कि ये जो द्विवेदी जी जो है ना, ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये दरअसल पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करने के साथ साथ कुटज को पर्वत से तुलना करते हैं। मतलब कुटज की तुलना पर्वत से करते हैं, और बताते हैं कि ये जो कुटज है वह एक तरह से शोभा निकेतन होते हैं, जैसे कि पर्वत शोभा निकेतन होता है। जैसे कि पर्वतों में हिमालय सबसे सुंदर है ही, कालिदास ने इसी हिमालय को देखकर महादेव की कल्पना की थी, और इसी हिमालय की तलहटी में यह कुटज पौधा पाया जाता है। और इस कुटज पौधा के चारों ओर काफी नीरस पहाड़ियां हैं। चूंकि पर्वत पर पानी हमें देखने को मिलती नहीं है, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ नीरस पहाड़ियां ही हैं। और उन्हीं में से यह कुटज वृक्ष जो है रस अर्थात जल का स्रोत खोज लेते हैं, और फिर यहाँ पर प्रस्फुटित हो जाते हैं। और इस पर आश्चर्य करते हुए द्विवेदी जी बोलते हैं कि आखिर कुटज यहाँ पर आता कैसे है, और उसी आश्चर्य के साथ कुटज के बाह्य स्वरूप का वर्णन अब द्विवेदी जी करते हैं। और थोड़ा ठहरने के बाद वे एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करते हैं, और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कहाँ चला गया भाई ये वाला प्रश्न। हाँ, नाम और रूप का क्या रिश्ता होता है, और प्रकारांतर से स्थापित कर देते हैं कि नाम रूप की सामाजिक स्वीकृति है। मतलब वो प्रश्न पूछते हैं कि नाम और रूप का क्या रिश्ता है, तब बाद में वो खुद उत्तर भी देते हैं कि नाम जो है ना वो रूप की सामाजिक स्वीकृति है। और इसी प्रश्न पर विचार करते करते जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो ये भी कहते हैं कि
कालिदास के मेघदूत में जब रामगिरी पर यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना करनी थी, मतलब मेघदूत जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी उसमें जो पात्र है रामगिरी, उसको जब मेघ की पूजा करनी थी तब वहां पर कोई और पुष्प नहीं था, तब ये रामगिरी जो है कुटज के पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष कर लेता है। अर्थात यह वृक्ष जो है मेघदूत में कालिदास के काम आया, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इस वृक्ष की अवहेलना संस्कृत साहित्य में तो मिलती ही है, रहीम ने भी इसकी अवहेलना की थी। मतलब ये जो कहते हैं कि देखिए संस्कृत में तो इसका तो अवहेलना होता ही है, इसकी चर्चा है ही नहीं, रहीम ने भी इसकी अवहेलना की थी। इसके पश्चात लेखक जो है, मतलब जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो कुटज का अर्थ बताते हैं कि कूट का मतलब घड़ा होता है। अब ये जो कुटज शब्द है घड़े से कैसे पैदा हुआ होगा, और फिर वो अपने पाठकों को ये जानकारी भी देते हैं कि प्रतापी जो अगस्त्य मुनि है उसे भी कुटज कहा जाता था। फिर इस कूट शब्द से कुटकारिका, कुटहारिका, कुटनी, कुटनी आदि शब्दों का महामात्य भी वो बताते हैं। मतलब क्या कुटकारिका का मतलब होता है, क्या कुटहारिका होता है, क्या कुटनी होती है, क्या कुटनी होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी वो बताते हैं। आगे चलकर जो द्विवेदी जी हैं वो ये तथ्य और जानकारी भी देते हैं। एक सेकंड में इसको ऊपर कर देता हूं तब मैं आपको और बताऊंगा कि ये जो मतलब कुटज शब्द है ये संभवतः आर्य जाति का तो नहीं है, और इस प्रक्रिया में जब वो बताते हैं कि यह आर्य जाति का शब्द नहीं है तब वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, भाषा परिवार की चर्चा पाठकों के सामने करते हैं और बताते हैं कि कैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया पहले भूखंड में एक थे, बाद में प्राकृतिक प्रकोप ने इन दोनों क्षेत्रों को अलग कर दिया। और इसी बीच में यह भी जानकारी पाठक को देते हैं कि संस्कृत में अनेक भाषाओं का मिश्रण है, और यह भी कि भारतीय संस्कृति भी मिश्रित संस्कृति है, शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है। और इस विषय पर उन्होंने अशोक के फूल निबंध में विस्तार से लिखा भी है। मतलब ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कहते हैं कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, फिर प्राकृतिक प्रकोप से अलग हुआ, और फिर भारत की संस्कृति मिश्रित भी है। वो सारी बातें बताते हैं और बताते हैं कि इन सब चीज़ों की चर्चा उसने अशोक के फूल निबंध में करी भी है। इसके बाद द्विवेदी जी कुटज की जीवनी शक्ति और उनके वैभव का वर्णन करते हैं, और फिर समाज, मनुष्य और जीवन पर कई सूत्रवाक्य कहते हैं, और अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुटज अपने मन की सवारी करता है, अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार होने नहीं देता। मनस्वी, और कहते हैं कि मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, और इसी के साथ ये समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कुटज, एक पौधे की भी बात इसमें की गई है, एक फूल की भी बात की गई है। कुटज, इसमें थोड़ी बहुत चर्चा अगस्त्य मुनि के बारे में भी की गई है। कुटज घड़े के रूप में भी इसकी चर्चा की गई है, और उसी के साथ साथ कुटज को आधार मानकर भारतीय संस्कृति को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी गई है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कुटज के अंतर्गत जो मूल बिंदु है वो क्या क्या सब है। तो यहाँ देखिए, पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, और हिमालय तो पृथ्वी का मानदंड है। कालिदास ने हिमालय को देखकर समाधिस्थ महादेव की कल्पना की थी। यही सब चीज़ें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। इसके बाद एक और निबंध बच जाता है जिसे हम 7 फणों का मणिद्वीप कहकर पुकारेंगे। और देखिए ये जो निबंध है ना, इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत लेखीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कैसे होती है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमें ये जानने को मिलता है वो मानवीय गरिमा के समर्थक थे। उसके बाद उनका पांडित्य हमें देखने को मिलता है, वो किस हद तक जानकार थे, क्या भाई क्या खुल जाता है। फिर उसके बाद उनकी सहजता हमें देखने को मिलती है, विचारशीलता हमें देखने को मिलती है, और फिर उनकी जो सौंदर्य दृष्टि है वो कैसी है, इसके बारे में हमें ये सारी जानकारियां जो है हमें इस निबंध से देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भाई संदर्भ सहित व्याख्या आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। अब है सहस्त्र फणों का मणिद्वीप, ये कुबेरनाथ राय जी के द्वारा लिखा गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस निबंध के अंतर्गत हम एक क्या कहते हैं, मिथ्या कथा या एक दंत कथा या एक लोक कथा का अध्ययन करेंगे, और इसमें हम जानेंगे कि मणिपुर राज्य का निर्माण कैसे हुआ। यह एक मिथ्या मतलब सच है या झूठ है, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। तो ये जो है ना, ये कुबेरनाथ राय, इन्होंने अभी यही सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया है कि कैसे मणिपुर द्वीप की स्थापना हुई। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कुबेरनाथ राय जी के बारे में।
तो ऐसा है कि कुबेरनाथ राय जी जो है, इनका जन्म गांव मनसा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में 26 मार्च 1933 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 5 जून 1996 को हो गई थी। उनकी जो माता है उनका नाम लक्ष्मी राय था, पिता का नाम बैकुंठ राय था। एक सेकंड में इसको और पतला कर देता हूँ। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव मनसा में ही हुई थी। बाद में ये क्वींस कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस और कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र रहे। और आरंभ में ये विज्ञान के विद्यार्थी थे। बाद में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और कुबेरनाथ राय अपने जाति से भूमियार थे। उनका परिवार कृषि कार्य करता था और भूमियार अपना उत्स परशुराम से मानते हैं, मतलब वो अपने गुरु परशुराम को मानते। तो उनका परिवार वैष्णव परंपरा में विश्वास करता था तथा घर में रामचरितमानस का पाठ अक्सर हुआ करता था। और इस धार्मिक प्रवृत्ति का उन पर गहरा प्रभाव दिखता है। लगभग 13-14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया था। एमए करने के बाद वे कलकत्ता में एक विक्रम विद्यालय के अंतर्गत अंदर में अध्यापक बन गए थे। बाद में सन 1959 में वे असम चले गए और वहाँ नलबारी कॉलेज में नलबारी में प्राध्यापक बन गए और यहाँ पर वे 27-28 वर्षों तक रहे। बाद में जब असम में अशांति का दौर फैला तब वे वापस गाजीपुर आ गए और स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के प्राचार्य बन गए और यहाँ से 30 जून 1995 को वो सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद 9 वर्ष बाद 5 जून 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब बातें हम जान रहे थे किसके बारे में, कुबेरनाथ राय के बारे में। और जब ये असम में रह रहे थे तो संभवतः असम में ही इनको ये जो दंत कथा है इसके बारे में पता चला होगा और इसी दंत कथा को इन्होंने निबंध के स्वरूप में यहाँ पर दिखा दिया है। चलिए अब सीधे चलते हैं हम ये जो सहस्त्रफणों का मणिद्वीप है हम इसके बारे में सीधा जान लेते हैं आखिर इसमें लिखा क्या गया। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मणिपुर प्रदेश के उद्भव के बारे में बताया गया और उसकी एक पौराणिक कथा के बारे में बताया गया। तो वो कहते हैं कि जो कुबेरनाथ राय के अनुसार, मतलब वो कहते हैं कि दरअसल भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में गोपियों के साथ नित्य रास लीला किया करते थे और इस रास लीला की चर्चा देवलोक में भी पहुंची। और शिव जी ने यह चर्चा सुनी तो उन्होंने सोचा कि इस रासलीला का आनंद एक बार स्वयं लिया जाए और उनकी यह इच्छा जागृत हुई कि वह खुद से जाकर के इस रासलीला को देखें। लेकिन जब वो कृष्ण, जो शिव जी हैं, जब वो कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण इस बात से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी के 3 नेत्र थे और शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती थी जो कि सामने वाले को भस्म कर देती थी। और गुस्से में शिव जी ने जो कामदेव है, जो कि प्रेम के देव है, उसको जला दिया था और उसी अग्नि में, जो तीसरे नेत्र की अग्नि है, उसी के शिव जी के तीसरे नेत्र की अग्नि से ये कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। तब जो प्रेम है वो सृष्टि से समाप्त हो गया था। तो उसके बाद शिव जी ने ये वरदान दिया कामदेव को कि तुम अशरीरी रूप में हमेशा उपस्थित रहोगे, मतलब तुम्हारा शरीर तो नहीं रहेगा लेकिन तुम बिना शरीर के रूप में ही हमेशा इस सृष्टि पर उपस्थित रहोगे। ऐसा मिथक कथाओं में माना जाता है। ऐसा होता है, आप लोग भी अभी देखते होंगे कि प्रेम, कामुकता आप लोगों ने सुना होगा। कामुक होना मतलब लोक लुभावन होना, आकर्षित करना अपनी ओर, यही कामुकता है। और कामदेव का भी यही कार्य हुआ करता था। तो हम भी अभी भी देखते हैं, हंसी आ रही है मुझे इस बात को कहते हुए। प्रेम, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इश्क, मोहब्बत, बाबू, सोना, ये सब क्या है? सब कामुकता ही है। आई बात समझ में? तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि कृष्ण जो है ना वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं भाई देखो शिव जी, भाई देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ये कहा है कि जो कामदेव आपके प्रकोप से कामदेव जी भस्म हो चुके हैं और उसके बाद कामदेव जी जो है चूंकि अशरीरी रूप में है, शरीर उनका है नहीं, तो वो आपके सामने आने से घबराते हैं क्योंकि आपने उसको एक बार जला दिया है और वो अशरीरी रूप में है। और जब मैं रास नृत्य करूंगा, कृष्ण जी कहते हैं कि जब मैं रास नृत्य करूंगा तो इसमें कामदेव की कामुकता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और नर्तकियां भी जो होंगी वो आपकी उपस्थिति में ठीक से नाच नहीं कर पाएंगी। कृष्ण जी ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि रास नृत्य में एक पुरुष कृष्ण तो होते ही हैं और अन्य पुरुष की उस उपस्थिति अगर होगी तो उससे रास में क्या होगा कि विघ्न पैदा होगा। इसलिए कृष्ण जी इनकार कर देते हैं। फिर इन सभी बातों को सुन करके शिव जी अपने आप को असहज अनुभूत कर रहे थे। बहुत डिस्कस करने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद यह तय हुआ कि शिव जी वहाँ आ सकते हैं, मतलब कृष्ण जी मान गए। और उसके बाद कृष्ण जी कहते हैं कि तुम वहाँ आ तो सकते हैं या फिर आप वहाँ आ तो सकते हैं लेकिन आप रास नृत्य को देख नहीं सकते हैं। बार बार दोस्तों यहाँ तुम शब्द का प्रयोग हो जा रहा है, मतलब
ऊपर में जो कहानियां या निबंध मैंने पढ़े ना, तो वहाँ तुम का इस्तेमाल किया है, तो भगवान के लिए भी तुम निकल जा रहा है, माफी चाहता हूँ। खैर, तो फिर ये डिस्कशन होता है कि ठीक है, शिव जी प्रभु आप आ तो सकते हैं, लेकिन आप रास नृत्य करते हुए देख नहीं सकते, केवल उसके आवाजों को सुन करके उसी का आनंद ले सकते हैं। आप उल्टा पीट करके वहां रह सकते हैं। शिव जी ने इसे स्वीकार कर लिया और शिव जी को यह नृत्य बहुत पसंद आया, वो आवाज से ही उस नृत्य को महसूस कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। शिव जी अब वहां से कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां उनका निवास स्थान था नृत्य देखने के बाद, और उन्होंने देवी पार्वती से नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। और कैलाश उतना अच्छा या उतना अच्छा तो था ही, लेकिन उतना बड़ा नहीं था कि वो नृत्य किया जा सके। तो दोनों ऐसे शांत, एकांत और मनोरम जगह की खोज में निकल पड़े जहां पर कि वो नृत्य कर सके। और इसी खोज में दोनों मणिपुर की उपत्यका के एक ग्रीष्मरंग पर उतरे, और यहाँ उन्हें मानसरोवर से भी कई गुना बड़ा स्वच्छ तालाब दिखा, चारों तरफ पानी ही पानी। और यह देखकर भगवती ने कहा, यहाँ तो केवल जल ही जल है, नृत्य के लिए तो भूमि चाहिए जो यहाँ है ही नहीं। तब शिव जी अपना त्रिशूल उठाते हैं, आघात करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो भीतर का जो जल होता है वो बाहर निकल जाता है, और वह जल मणिपुर या इम्फाल नदी के रूप में बहने लगता है, और नदी बहती हुई सीधे बर्मा में प्रवेश करके सिंधु वन में जा मिलती है। और फिर यह जो है दोनों नदियां बाद में इरावती में जाकर के मिल जाती है। एक तो मणिपुर नदी, और फिर बाद में सिंधु नदी, ये सब बाद में एक तरह से सब मिल करके इरावती में चली जाती है और कहानी खत्म हो जाता है। और फिर जो ये नदियां आप जब पानी एक दिशा में चली जाती है, तो यहाँ से क्या होता है कि मणिपुर की एक स्वर्ण भूमि प्रकट होती है, और इसी स्वर्ण भूमि पर आदिम नृत्य किए जाते हैं। और यहाँ पर लोक से, स्वर्ग लोक से 9 अप्सराएं उतरती है, और मणिपुर की 9 पर्वतमालाओं पर एक एक अप्सरा नृत्य करने लगती है। मणिपुर की जो 9 पर्वतमालाएं हैं उन पर एक एक अप्सरा नृत्य करती है, और सारा एकांत नृत्य मुखर उठता है, मतलब पूरा का पूरा स्वर्गलोक उस नृत्य को देखने लगता है। आकाश मंडल के जो तारागण है वो पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, काल का प्रवाह थम जाता है, और अनंत विस्तार वाला दृश्य सिमट कर मणिपुर के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद इस महान नृत्य से में प्रकाश उत्सव मनाता है शेषनाग। जो शेषनाग होते हैं वो अपनी मणि निकाल देते हैं, वो पताल से आकर नृत्य भूमि के बीचों बीच में अपने हजारों फणों पर 1000 मणि दीप उठाकर स्थिर हो जाते हैं वो। और उसी सहस्त्र भूमि दीप की स्मृति में इस क्षेत्र का नाम मणिपुर पड़ जाता है। मतलब यह क्षेत्र का नाम मणिपुर कैसे पड़ा, तो चूंकि वो नृत्य हो रहा था, तो पताल लोक से खुद शेषनाग हजारों मणि निकालकर इस पृथ्वी पर आ गए थे, और इसी वजह से क्षेत्र का नाम पड़ गया मणिपुर। शेषनाग के इस रूप पर टिप्पणी करते हुए कुबेरनाथ राय ने स्थापित किया कि शेषनाग के अनंत फण काल के प्रतीक हैं, और अनंत काल पुरुष इस नृत्य के साक्ष्य में एक बिंदु पर कुंडली मारकर बैठ गया है, स्तब्ध होकर, प्रभावहीन, गतिहीन होकर, और अपने माथे पर 1000 आरती द्वीप जलाकर। तो यही है इस कहानी का कथ्य, सॉरी इस निबंध का कथ्य। इसमें हम पुरातन से इतिहास में संक्रमण देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मतलब क्या चीजें, मतलब ये पुरातन कथा, इसके आधार पर इतिहास में कैसे संक्रमण हुआ। जैसे कि इस नृत्य में एक सहायक पिनाक वीणा बजाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस नृत्य में पिनाक वीणा बजी थी, और इसी अवसर पर शिव जी ने एक विशेष प्रकार के मृदंग का आविष्कार किया था, जिसे पंखोल या पणखोल कहा जाता है। और इसका संबंध मणिपुर की संस्कृति से जोड़ते हुए कुबेरनाथ लिखते हैं कि शिव जी द्वारा बनाई गई इस मृदंग को मणिपुरी मृदंग भी शिव जी द्वारा जो बनाई गई ये मृदंग थी, इसी मृदंग से मणिपुरी मृदंग भी बनी है। और इसी के साथ पार्वती के बारे में भी कहा जाता है कि पार्वती ने एक वीणा की रचना की, जिसे वीणा पीणा या पिनाक वीणा कहा जाता है। और मणिपुर की संस्कृति इस मिथकीय संदर्भ में मतलब कि जो मणिपुर की संस्कृति है, इस मिथकीय संदर्भ में हम मणिपुर की इस संस्कृति को आज थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, वो सब खत्म करते हैं, उसमें बताने लायक कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज और है, जो मतलब कि क्या कहते हैं, जो नृत्य शिव जी और अप्सराओं ने किया था उसे लास्य नृत्य की संज्ञा दी गई थी, और इसी लास्य नृत्य से मणिपुरी रास नृत्य पैदा हुआ, ऐसा माना जाता है। तो इसमें यही है, सहस्त्र फणों का मणिद्वीप। हम लोग इन सब बातों को अब समझ गए हैं। अब आप लोगों से कुछ भी पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाव पक्ष पूछे तो भाव लिख सकते हैं, विचार पक्ष पूछे विचार लिख सकते हैं। उसके बाद संरचनाशील पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक संरचनाशील पर मिथक भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत भूगोल भी हमें देखने को मिलता है, और यह निबंध भी है और एक तरह से कहानी का रूप भी धारण करता है। इतनी सारी बातें समझ गए।
और भी है कुछ इसमें बताने लायक, मुझे तो नहीं लगता है, देखते हैं नीचे क्या है। पौराणिक और मिथकीय संदर्भ आपसे पूछा जा सकता है कि जो निबंध है उसके अंदर क्या पौराणिक और मिथकीय संदर्भ है। जैसे सहस्त्र फण की चर्चा की गई है, नाग वाला जो फण है, उसके बाद महाकाल की चर्चा है, रासलीला की चर्चा है, शिव के तीसरे नेत्र की चर्चा है, तांडव और लास्य की चर्चा है, और फिर आपसे संदर्भ सहित व्याख्या से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। सारांश है नीचे, सारांश तो सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ। और इसी के साथ संभवतः ये जो स्टोरी है या ये जो पुस्तक है ये समाप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। पिछले साल का ये प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग अभी एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग इस वीडियो सेशन को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि किसी गद्यांश को पढ़ना है और 2 गद्यांश को पढ़ना है और उसकी व्याख्या करनी है। जैसा कि मैंने बताया, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। जैसे कि पंडित मुंशी बंशीधर की बात की जा रही है, ये नमक के दारोगे से उठाया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं क्या समझता हूँगा और क्या नहीं समझता हूँगा। तो ये वाला जो है ये आपको यहाँ से लिया गया है, क्या कहते हैं, ये त्यागपत्र से लिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सामने जलराशि का रंजित श्रृंगार है, वरुण बालिकाओं के लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बना रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके गीत से मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडिल का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी भी। तो ये कहाँ से लिया गया, ये आकाशदीप से लिया गया है। और यहाँ पर आपको यही सब सारी बातें चर्चा करनी। आकाशदीप के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेज यहाँ पर है, ये वाला पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचान, लगता है बहुत बार देख चुका, पहचानता हूँ, उजाड़ के साथ तुम्हें अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। ये कहाँ से लिया गया है इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये हमने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस कर लिया था इस प्रश्न को। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की विशेषता बताइए। भैया ये भी हमने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था। और त्यागपत्र जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने विशेषताएं बताई थी। त्यागपत्र की विशेषता भी आप लिख देंगे, त्यागपत्र के बारे में भी आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। त्यागपत्र के संरचना शिल्प का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। त्यागपत्र की स्टोरी आप लिख देंगे। संरचना कैसी है, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि संरचना में हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग है, और इसमें थोड़ी बहुत नादानी की भी बात की गई है। थोड़ी बहुत विचारों में जो अंतर द्वंद्व चलता रहता है उसकी भी बात की गई है। उसके बाद नमक का दारोगा के सहायक पात्रों के चारित्र, एक सेकंड, क्या लिखा गया क्वेश्चन में, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ तभी पता चलेगा। हाँ ये रहा क्वेश्चन है कि नमक का दारोगा के सहायक पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए या परिचय दीजिए। सहायक पात्र, जैसे कि सहायक पात्र में कौन थे, आपको जज था, जज था। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, मुंशी बंशीधर के पिताजी थे, मुंशी जो थे मुंशी बंशीधर थे शायद, एक सेकंड याद कर लेता हूँ मैं एग्जैक्ट। बूढ़े मुंशी थे, हाँ बूढ़े मुंशी थे। तो उसके बारे में बताया जाना है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अरे भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है, आपको क्या कहते हैं, ये वाला सबसे ऊपर में क्या था, कौन सा निबंध था भाई सबसे ऊपर रामचंद्र शुक्ल जी का, लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति के बारे में अगर बता देंगे, उसकी थोड़ी बहुत विशेषता बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कुटज की भाषा शैली की विशेषताओं का साधारण विवेचना कीजिए। कुटज की भाषा शैली, कुटज किसके द्वारा लिखी गई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। उसके बारे में हम लोग लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर में किसी 2 पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, सहस्त्रफणों के मणिद्वीप का कथ्य लिख देंगे। द्विवेदी युगीन गद्य के बारे में लिखना। यात्रा और रिपोर्टाज, वापसी कहानी का सार, कथा सार। देखिए कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों के उत्तर क्या है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, मतलब 1 नंबर अनिवार्य है। तो 1 नंबर में 2 का जो है ना, 2 का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आप लोग आराम से 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कर देंगे, आपका काम हो गया। फिर उसके बाद नीचे से कोई 4 प्रश्न बनाना है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर
2 3 4 5 6 कुल मिलाकर यहाँ पर आपके लिए प्रश्न कितने हैं? 3 इधर से हो गया, 3 3 6 7 प्रश्न में से 4 का आंसर देना है। हिंदी गद्य के विकास कारणों की चर्चा कीजिए। एक तो आप ये लिख सकते हैं, दूसरा इसमें से आप प्रश्न बना सकते हैं। ये जो 7वां नंबर है इससे आपका प्रश्न बन जाएगा तो 2 हो गया। और उसके बाद तीसरा आप कुटज की भाषा शैली लिख सकते हैं, 3 हो गया। उसके बाद नमक के दारोगा के सहायक पात्र जो है उसका चारित्रिक विश्लेषण कर सकते हैं, 4 हो गया। देखिए हमें जो है ना यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं जाननी है, हमें केवल उतना ही जानना है जिससे हमारा काम हो जाए। ये जो पढ़ाई है या ये जो अध्ययन है ये अथाह समुद्र है। हमें समुद्र के गोते नहीं लगाने हैं, बल्कि हमें समुद्र में गोते तो लगाने ही है, साथ में उसमें से उन मोतियों को चुन लेना है, उन मोतियों को खोज लेना है, उन पर्ल्स को खोज लेना है जो कि हमारे काम की है, और जो बाकी जो बेकार की चीजें हमें उसको छोड़ देना। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, जितना हमारे काम का हो जाए हम उतना ही लेंगे, उसके अलावा जो भी है हम उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे। खैर इतनी सारी बातें हो गई, खत्म करते हैं इन सभी बातों को, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर कोई मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहता है तो वो इस तरह से यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकता है। यकीन मानिए यहाँ पर जब आप फॉलो करेंगे तो मैं आपके सारे रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा और यहाँ से आपके क्वेरीज के भी आंसर कर दूंगा। और किसी को कुछ भी रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, गैस पेपर, पीडीएफ, जो भी चीज़ें चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पे। यहाँ से आपके सारे जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो प्राप्त हो जाएंगे। अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।